हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैचथॉन ऑफिशियल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपका दिन काफी बढ़िया जा रहा होगा। तो आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड एलटी भर्ती परीक्षा के बारे में, जिसमें हम जो है आपके लिए लेकर आ रहे हैं मैराथन क्लासेस। तो मैराथन क्लासेस जो होंगी ये कुछ 25 क्वेश्चन की आपकी क्लास होंगी। मतलब आपको एक क्लास में 25 क्वेश्चन जैसे कि पेपर में दिए जाते हैं वैसे हम क्लासेस में आपको करवाने वाले हैं। अब इसमें क्या होगा कि इसमें क्वेश्चन का लेवल इजी टू मॉडरेट टू हार्ड हम इस तरीके से रखेंगे। यानी हम हर तरह के इसमें क्वेश्चन रखेंगे। इसमें इजी भी रखेंगे, मॉडरेट भी रखेंगे, कुछ हार्ड क्वेश्चन भी रखेंगे। तो आपको ये देखना है कि गिवन टाइम के अंदर आप कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं और आपका स्कोर क्या जा रहा है। ठीक है, तो कोशिश ये करिएगा कि जब भी हम इसको क्वेश्चन को करवाएंगे तो इन क्वेश्चन को करने के साथ साथ आपको भी इनको सॉल्व करना है। और सॉल्व करते करते आपको ये देखना है कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं और कितने टाइम के अंदर हुए हैं। ठीक है, और आपको मैं हर वीडियो को यानी हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ टाइम लिमिट दूंगा। टाइम लिमिट के अंदर आपको सॉल्व करना है वीडियो को पॉज करके। ठीक है, तो आपको एक आंसर अपने दिमाग में रखना है। वो आंसर अगर आपका आता है तो बहुत बढ़िया, नहीं आता तो वो क्वेश्चन आपका इनकरेक्ट में काउंट होगा, यानी उसको माइनस मार्किंग आप काउंट करोगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। पहली क्लास का पहला क्वेश्चन जो है वो ये है आपके सामने। क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि वेक्टर एनालिसिस से क्वेश्चन है, वेक्टर अलजेब्रा से सॉरी। क्वेश्चन में ये बोल रखा है इफ ए डॉट बी आर टू यूनिट वेक्टर्स इंक्लाइंड ए एंड बी आना चाहिए था वैसे एट एन एंगल ऑफ थीटा। ठीक है, देन ए और होगा ये। ठीक है, कॉमा डॉट मत लगाओ। ठीक है, ए एंड बी लगा दो। ए बी आर टू यूनिट वेक्टर्स इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, देन इनमें से कितना कौन सा करेक्ट होगा। पहला ऑप्शन है मॉड ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आएगा। दूसरा ऑप्शन है मॉड ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आएगा। तीसरा ऑप्शन है मॉड ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर, है ना, और प्लस ए डॉट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आएगा। या उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये जो ए लिखा हुआ है ये शायद ऑप्शन वाला है, इसको कट कर लेते हैं हम। ठीक है, मतलब इनमें से कोई नहीं, ये इसका आंसर होगा कि कौन सा इसका आंसर होगा। आपके पास में इस क्वेश्चन को करने के लिए हम दे रहे हैं 30 सेकंड। 30 सेकंड में आपको इस क्वेश्चन को करना है। एक अपने दिमाग में एक आंसर रखिए और इसका आंसर निकालिएगा। तो चलिए हम क्या कर रहे हैं, हम आपके लिए रुकेंगे नहीं। क्यों नहीं रुकेंगे, क्योंकि हम एक्चुअल में ये वीडियो रिकॉर्ड करके आपको करवा रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है आपको इसको टाइम देना है अगर, तो आप खुद ही वीडियो पॉज करके अपने आप टाइम दीजिएगा इसको। ठीक है, तो रिकॉर्ड अगर मैं बीच में रुकूंगा तो इसका मतलब ये होगा कि फिर आपको वेट करना पड़ेगा, वीडियो जो है ना वो बेकार हो जाएगी पूरी की पूरी। ठीक है, तो हमारे को क्या करना है, मैं इसका आंसर बताना शुरू करता हूं। आपने अगर मान लेते हैं इसका आंसर दिया है तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो अगर आपका भी ए आया तो बहुत बढ़िया। कैसे आया है, अगर नहीं आया तो मैं बताता हूं। जैसे आपको जो है सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ए क्रॉस बी का जो मॉड होता है उसका फॉर्मूला होता क्या है। इसका फॉर्मूला होता है मॉड ए मॉड बी, है ना, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा होता है भाई साहब, है ना, साइन थीटा होता है। एन कैप होता है उसका जो मतलब क्रॉस प्रोडक्ट का जब भी मॉड निकालते हैं तो वो एन कैप हट जाता है वो, क्योंकि यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है वो। ठीक है, अब क्योंकि अगर ये यूनिट वेक्टर्स हैं तो इनका मॉड कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर मॉड ए की वैल्यू और मॉड बी की वैल्यू जो होगी वो 1 हो जाएगी। यूनिट वेक्टर का मॉड क्या होता है, ऑलवेज 1 होता है। तो याद रखिएगा इन दोनों की वैल्यू 1 है तो ये 1 इंटू साइन थीटा हो जाएगा। तो इसका मतलब पूरा का पूरा आंसर ए क्रॉस बी का मॉड जो आया है उसका आंसर आ गया साइन थीटा। तो अगर ये इसका आंसर साइन थीटा है, ठीक है, अब जरा मेरी बात सुनिए, इसका अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो कुछ ऐसे होगा ये। तो इसका आंसर साइन स्क्वायर थीटा होना चाहिए, 1 स्क्वायर साइन थीटा, है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा इसका आंसर होगा। अगर मैं ए डॉट बी, है ना, ये निकालता हूं डॉट प्रोडक्ट, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, मॉड ए मॉड बी, है ना, और क्या होता है, और कॉस थीटा होता है। तो अगर मैंने मान लेते हैं यहाँ पे स्क्वायर करा तो इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे और इसकी वैल्यू तो 1 है तो 1 का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। देखिए पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। आपसे पूछा गया था कि ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर कितना होगा, बस इतना पूछ लिया गया था आपसे। कुछ नहीं करना आपको, इसकी वैल्यू थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर आपका आंसर 1 आया बहुत बढ़िया, ठीक है, नहीं आया तो मेरे हिसाब से इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्राई करिएगा, क्या पता नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया बन जाए आपसे। ठीक है, तो क्लियर है, कोई डाउट है इसमें, नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वेक्टर से हमने लिया है, वेक्टर से ही ये क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन में बोल रखा है द फोर्स एफ displaces the point P -1 to 3 to the point Q 1 to 3. The work done by the force is, मतलब बल जो है F कोई बल है वो बिंदु P को बिंदु Q तक विस्थापित करता है। तो बताओ बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट या 6 यूनिट। ठीक है,
4 ऑप्शन आपके पास में, 30 सेकंड का टाइम आपके पास में, बनाओ इसको और आंसर बताओ कि क्या आपका करेक्ट आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। ठीक है, जल्दी करिएगा इसको। तो याद रखिएगा, एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है। मान लेते हैं P है ये पॉइंट क्या है, Q है। P पॉइंट जो है वो है आपका पास में -1 2 3, और Q पॉइंट जो है, Q पॉइंट है आपका 1 2 3, 1 2 3, है ना। एक फोर्स है वो क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट को, मतलब एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं ये पॉइंट पे रखा हुआ है, इसको यहाँ पे डिस्प्लेस कर देता है। डिस्प्लेस कर देता है मतलब ये ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ से डिस्प्लेस होकर इस तरफ, इस पे एक फोर्स लग रही है, F फोर्स। ठीक है, इसकी डायरेक्शन आपको ऊपर की तरफ मैं मान रहा हूँ, P से Q तक की डायरेक्शन है इसकी, है ना। तो ये डिस्प्लेस करता है, F फोर्स है 2i + 3j + 4k। तो बताइए कि वर्क डन कितना हुआ है। तो अगर मान लेते हैं आपको वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन का मतलब आपको पता होना चाहिए। देखिए, अगर ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक डिस्प्लेस हुआ है तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जो होता है वही वर्क डन होता है ना। तो वर्क डन मतलब कार्य जो होता है वो बल गुणा बल इंटू डिस्प्लेसमेंट को मुझे नहीं पता हिंदी में क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं शायद, है ना। तो उसके बराबर होता है, उसके बराबर होता है। तो आपको करना क्या है कि पहले तो ये पता होना चाहिए फोर्स जो होता है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जो होता है, F.ds जो होता है वो वर्क डन के बराबर होता है। तो अगर आपको वर्क डन निकालना है ना, तो आपको वर्क डन निकालने के लिए याद रखना है ये होता है F.ds के बराबर, F.डिस्प्लेसमेंट के बराबर। अब डिस्प्लेसमेंट कर कहां रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं P से लेके कहां तक, Q तक कर रहे हैं। P से लेके कहां तक कर रहे हैं, Q तक कर रहे हैं। तो P से लेके Q तक कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपको निकालना क्या है, F.PQ निकालना है। क्या ये बात सही है, F.PQ निकालना है। अगर F.PQ निकालोगे आप तो आपका आंसर आ जाएगा। तो अब वर्क निकालने के लिए आपको करना क्या है, F की वैल्यू देखो क्या है, ये है 2i + 3j, है ना, + 4k। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, PQ, P से Q तक की डिस्टेंस अगर हम निकालते हैं तो इसके डायरेक्शन वेक्टर क्या होंगे, तो आप बोलेंगे सर इसके डायरेक्शन वेक्टर जो होंगे P से Q तक की निकाल रहे हैं, तो निकालने का तरीका ये होता है Q में से P को माइनस करते हैं। Q में से P को माइनस करने का मतलब ये होता है 1 - 1, मतलब 1 - -1 I होगा, है ना, फिर प्लस 2 - 2 J होगा, प्लस 3 - 3 K कैप होगा, है ना। तो ये आपने कर लेना है, करने के बाद में ये 2i आ रहा है। ठीक है, तो ये आ रहा है 2i, है ना, प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं इसका किसके साथ में, 2i कैप के साथ में, +0 वो तो खत्म हो गया, है ना। तो 0 0 ये हो गया। तो इसका अगर मैं डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा तो i का i के साथ में निकालना पड़ेगा, j वाला तो खत्म, k वाला तो खत्म। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 × 2 2 2 = 4 आ गया इसका आंसर। तो 4 यूनिट वर्क इसका हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका, सी इसका करेक्ट आंसर है। अगर आपने सी निकाला तो बहुत ही सही जा रहे हो आप। आई होप आपका बढ़िया जा रहा होगा। अगला क्वेश्चन भी बढ़िया से करना, ठीक है, आसान क्वेश्चन है ना, समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द इनवर्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 इज। एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है, 3 है। तो इसका इनवर्स क्या होगा, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का इनवर्स भी क्या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है ना, या सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, या डायगोनल मैट्रिक्स होता है, या एग्जिस्ट नहीं करता। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। पीजीटी 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, 2019 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। इस क्वेश्चन को करने के लिए अगेन मैं दे रहा हूं आपको 30 सेकेंड। सॉल्व करिए, अपने हिसाब से बनाइए इसका आंसर क्या निकलेगा, ए, बी, सी या डी। आई होप आपने एक आंसर बना लिया होगा वीडियो को पॉज करके। मैं सीधा सीधा आपको इसका आंसर बता रहा हूं। देखो आपसे क्या बोल रखा है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती क्या है भाई, है ना। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक्चुअल में ऐसी मैट्रिक्स होती है कि अगर मैंने मान लेते किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करा और वो माइनस के बराबर आ जाए, -a के बराबर आ जाए, मतलब उसी मैट्रिक्स के माइनस के बराबर आ जाए, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब होता क्या है, जैसे कोई मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एक खासियत होती है कि इसके डायगोनल एलिमेंट ऑलवेज 0 होते हैं। जैसे मान लेते हैं मैंने ऐसे एक मैट्रिक्स बना लेता हूं मैं, सपोज करो मैंने लिखा 0 1 2 -1 -1, है ना, 0 3 -2 -3 0। तो ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूंगा ना तो ये नेगेटिव के a के बराबर आएगा। मतलब अगर इस मैट्रिक्स को a नाम दे रहा हूं तो ये -a के बराबर आएगा। अब बात याद रखिएगा, जब भी एक इनवर्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, तो इसका जब भी हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो वो 2 तरीके से मैट्रिक्स बन सकती है। अगर ये ऑड ऑर्डर की डिटर्मिनेंट मतलब डिटर्मिनेंट बनाता है, जैसे ऑड ऑर्डर की अगर कोई मैट्रिक्स है अपने पास में, तो उसका डिटर्मिनेंट ऑड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। तो याद ये रखना है आपको कि अगर आपको मान लेते हैं
क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट है ना। तो डिटर्मिनेंट, ठीक है, कभी भी डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, मैट्रिक्स, ठीक है, ऑफ ऑड ऑर्डर इज ऑलवेज जीरो। याद रखिएगा, ऑलवेज क्या होता है भाई, जीरो होता है, ठीक है। और अगर मान लेते हैं ऑड ऑर्डर की नहीं है, इवन ऑर्डर की है, तो क्या होता है, उसका परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो ये भी याद रख लीजिएगा, डिटर्मिनेंट, मतलब आपको ऑड ऑर्डर की बता रहे हैं हम, इवन ऑर्डर की भी बताना हमारा काम है। डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ इवन ऑर्डर is always a perfect square, ठीक है। तो अभी हमारे पे क्वेश्चन की बात हो रही है, ऑड ऑर्डर पे। तो भैया ऑड ऑर्डर की जो डिटर्मिनेंट होती है ना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, उसका मतलब मैट्रिक्स होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसका डिटर्मिनेंट ऑलवेज क्या होता है, जीरो होता है। अगर वो जीरो होता है तो जब भी किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना हो तो ए इनवर्स एग्जिस्ट ही कब करता है, ए इनवर्स एग्जिस्ट तब करता है ना, इफ एंड ओनली इफ डिटर्मिनेंट ए जो हो जाए वो नॉन जीरो हो जाए। तो इसका मतलब यह है कि क्योंकि ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर 3x3 है ना, मतलब 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो यहां पे डिटर्मिनेंट जो है वो जीरो होगा। डिटर्मिनेंट अगर जीरो होगा, इस वाली थ्योरम के हिसाब से डिटर्मिनेंट जीरो होगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि ए इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, डज नॉट एग्जिस्ट। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, अगर आपको नॉलेज है तो ये क्वेश्चन आप देख कर भी कर सकते हो। क्लियर, कोई डाउट, समझ में आ रहा है? चलो बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगर आपका यही निकला ऑप्शन नंबर डी तो बहुत ही अच्छा, अभी तक तो आप बढ़िया चल रहे हो, है ना, मतलब 3 क्वेश्चन तो बढ़िया करें आपने। चौथे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चौथा क्वेश्चन अगेन मैट्रिसेस का है, ट्रेस पूछा है आपसे, ठीक है। आपसे बोल रखा है इफ a इज इक्वल टू cos हाइपरबोलिक x sin हाइपरबोलिक x माइनस sin हाइपरबोलिक x cos हाइपरबोलिक x, देन ट्रेस ऑफ a स्क्वायर इज इक्वल टू, तो a स्क्वायर का ट्रेस क्या होगा ये बताओ। 2 होगा, -2 होगा, cos हाइपरबोलिक 2x होगा, sin हाइपरबोलिक 2x होगा। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, जल्दी आप करेंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को करने के लिए 40 सेकंड का टाइम आपको देते हैं, 40 सेकंड में आप इसको बनाएंगे। बनाओ, वीडियो पॉज करिए, बनाइए, और याद रखिएगा मैं दोबारा से एक बात बोल देता हूं और मैं बार बार बोलता रहूंगा, कमेंट में लास्ट में जब आप ये पूरी की पूरी वीडियो देख लोगे, कमेंट में अपना स्कोर जरूर लिखिएगा कि कितना आपने स्कोर करा है। ये स्कोर लिखने का मतलब ये नहीं है कि हम आपसे बस खाली ये चाह रहे हैं कि आप कमेंट करें, ये इसलिए चाह रहे हैं कि आपको ये याद रहे कि आपने ये स्कोर करा है और बाकी के सामने भी आपका स्कोर है कि आपने ये स्कोर करा है। अगले वाला जो आपका जो वीडियो होगी उसमें आपका स्कोर इससे अच्छा ही होना चाहिए। आपके लिए टारगेट है जो आप लिख कर सेट कर रहे हैं कि ये मेरा स्कोर है, इससे मेरा अच्छा स्कोर होगा, ठीक है। 25 से 25 कर लेते तो बात अलग है ना, लेकिन अगर मान लेते हैं आपका 25 में 25 नहीं होते तो आपको स्कोर तो पता होना चाहिए ना कितना हो रहा है ना। तो स्कोर जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में कि हमारा स्कोर ये आया है, ठीक है। अब ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर आपसे पूछा गया है, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, 40 सेकंड के अंदर आपको बनाना था। मैं मान के चलता हूं कि आपने इसको बना लिया होगा। a इज इक्वल टू दे रखा है आपको cos हाइपरबोलिक x, मैं a स्क्वायर सीधा सीधा निकाल लेता हूं, cos हाइपरबोलिक x sin हाइपरबोलिक x, है ना, माइनस sin हाइपरबोलिक x sin हाइपरबोलिक x और cos हाइपरबोलिक x भाई साहब ये दे रखा है। अब a स्क्वायर निकालने के लिए इसकी इसी से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यानी cos हाइपरबोलिक x, है ना, sin हाइपरबोलिक x, ठीक है, माइनस sin हाइपरबोलिक x sin हाइपरबोलिक x और cos हाइपरबोलिक x, इसकी इसी से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब पहले तो एक चीज समझ में आनी चाहिए आपको, अगर कोई मैट्रिक्स ए दे रखी है ना अपने को, सपोज करो 1 2 3 4 है ना, तो अगर इसका आपको ट्रेस निकालना है, ट्रेस ऑफ, ठीक है, ट्रेस ऑफ ए अगर आपको निकालना है, ट्रेस का मतलब क्या होता है, इसको हम पढ़ते हैं समेशन ए आई जे सच दैट आई इज इक्वल टू जे। अब ये मीनिंग क्या है इसका मीनिंग ये है कि जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं ना, ये डायगोनल एलिमेंट जहां पे आई और जे की वैल्यू सेम होती है, बस आपको इनको जोड़ देना है, इनका जो सम होता है उसी को हम ट्रेस बोलते हैं। मतलब किसी मैट्रिक्स का अगर आपको ट्रेस निकालना है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उसके डायगोनल एलिमेंट को, यानी ये डायगोनल एलिमेंट है ना, इनको अगर आप जोड़ देते हो तो उसी को ट्रेस बोलते हैं। तो आपको करना क्या है, पहले तो ए स्क्वायर निकालना है, ए स्क्वायर निकालने के बाद में अगर ये डायगोनल एलिमेंट आप जोड़ देते हो तो वही इसका ट्रेस होगा। क्लियर, तो पहले तो ए स्क्वायर निकालने की कोशिश करते हैं हम यहाँ पे। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो कैसे करेंगे, पहले cos की cos से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर हाइपरबोलिक स्क्वायर x, सॉरी cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x हो जाएगा, है ना।
फिर साइन की साइन से होगी तो माइनस साइन हाइपोबोलिक स्क्वायर एक्स, ठीक है। फिर कॉस की साइन से होगी तो कॉस हाइपोबोलिक एक्स, साइन हाइपोबोलिक एक्स, है ना। फिर प्लस कॉस हाइपोबोलिक एक्स और साइन हाइपोबोलिक एक्स, मतलब पहले इससे होगी फिर इससे होगी, तो साइन हाइपोबोलिक एक्स, है ना, कॉस हाइपोबोलिक एक्स, ये बन गया। नीचे देखते हैं, अब देखो इन दोनों की इससे भी कर दी इससे भी कर दी, है ना, मतलब इसकी इससे कर दी इसकी इससे कर दी, ठीक है। फिर इसकी इससे कर दी इसकी इससे कर दी। अब दोबारा से इस पे आ जाओ, इसकी इससे करते हैं इसकी इससे करते हैं, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा भाई माइनस का कॉस हाइपोबोलिक एक्स साइन हाइपोबोलिक एक्स, है ना, माइनस का मतलब एक बार इससे करी एक बार इससे करी, ठीक है। फिर अब इसकी इससे करेंगे तो माइनस का साइन हाइपोबोलिक एक्स, है ना, कॉस हाइपोबोलिक एक्स। अब इसकी इससे करेंगे तो माइनस का साइन हाइपोबोलिक स्क्वायर एक्स, मतलब इसकी इससे करी फिर इसकी इससे करेंगे प्लस का कॉस हाइपोबोलिक स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब ध्यान से याद रखिए कॉस हाइपोबोलिक स्क्वायर एक्स साइन हाइपोबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस में अगर कभी होता है तो ये इसकी वैल्यू होती है ऑलवेज 1, ठीक है। अच्छा, ये हो गया 2 cos हाइपोबोलिक एक्स साइन हाइपोबोलिक एक्स, तो ये बन रहा है 2 cos हाइपोबोलिक एक्स साइन हाइपोबोलिक एक्स, चलो ठीक है। ये बन रहा है माइनस का 2 cos हाइपोबोलिक एक्स साइन हाइपोबोलिक एक्स, है ना। ये क्या बन रहा है cos हाइपोबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपोबोलिक स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू भी कितनी होती है 1, तो a स्क्वायर इस तरीके से कुछ बन रहा है। और ये साइन 2 हाइपोबोलिक 2x का फॉर्मूला है, जरूरत नहीं है हमारे को क्योंकि ट्रेस निकालना है तो सिर्फ ट्रेस निकाल लेते हैं हम इसका, तो ट्रेस ऑफ a स्क्वायर, तो क्या होगा भाई डायगोनल एलिमेंट उठाओ जोड़ दो, उठाया जोड़ दिया तो 1 + 1, इसका आंसर कितना आ गया 2, और 2 कौन सा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगर आपने ए बनाया तो बहुत बढ़िया, नहीं बनाया कोई बात नहीं, चौथा क्वेश्चन था, आगे और भी क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है ये ग्रुप थ्योरी से बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ट्राई करके देखिएगा। आपको बोल रखा है कि 1 - 1 आइटा माइनस आइटा फॉर्म्स अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन ऑफ। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ये जब आप ग्रुप थ्योरी पढ़ते हो तो अबिलियन ग्रुप का एग्जांपल है ये, मतलब बहुत अच्छा एग्जांपल है, हर बुक में देखने को मिलता है। अबिलियन ग्रुप है ये एक तरह का। आपसे पूछा है कि ये ग्रुप बना रहा है कौन से ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में बना रहा है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, या नन ऑफ दीज, ठीक है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी, कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। इजी क्वेश्चन है, जल्दी बनाइएगा, क्या इसका आंसर निकलेगा, ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी। 30 सेकंड का टाइम देते हैं। चलिए मैं मान के चलता हूं कि आपने इसका आंसर बना लिया होगा। इसको सॉल्व करने के लिए हम केले टेबल बना लेते हैं सबसे पहले। तो एक देखो बनाने का आसान तरीका होता है, और मैं आपको बताता हूं इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के रिस्पेक्ट में जो है ये ग्रुप जो है ना, एक फॉर्म अबिलियन ग्रुप फॉर्म करेगा, ठीक है। तो जैसे ये आपको दे रखा है 1 - 1 आइटा और माइनस आइटा, ठीक है। तो सबसे पहले 1 - 1 आइटा और माइनस आइटा यहाँ पे लिखकर आप एक टेबल बना लो। तो 1 की 1 से मल्टीप्लाई होगी 1, 1 की -1 से -1, 1 की आइटा से आइटा, 1 की माइनस आइटा से माइनस आइटा, फिर -1 की 1 से होगी माइनस का 1, ठीक है। -1 की -1 से होगी प्लस का 1, ठीक है। -1 की आइटा से होगी तो माइनस का आइटा, ठीक है। -1 की माइनस आइटा से होगी तो प्लस का आइटा, ठीक है। आइटा की 1 से होगी तो आइटा, आइटा की -1 से होगी तो माइनस का आइटा, आइटा की आइटा से होगी है, आइटा की आइटा से होगी तो आइटा स्क्वायर -1 होता है, ठीक है। फिर आइटा की माइनस आइटा से होगी तो ये प्लस का 1 होता है। फिर इसकी इससे करते हैं, जरा एक मिनट जरा देखते हैं। तो आइटा की मान लेते हैं हम इससे कर रहे हैं, क्या नाम है इसका, इसको माइनस आइटा को ऊपर रख लेते हैं प्रॉपर तरीके, चलो कोई बात नहीं, कोई कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। तो ये माइनस का आइटा हो गया, प्लस का आइटा हो गया। अब इसकी इससे करेंगे तो ये हो जाएगा आइटा स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक है। और इसकी इससे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा भैया, माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। आइटा स्क्वायर मतलब बनेगा ये आइटा इंटू आइटा, आइटा स्क्वायर, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। अब जरा इसको ध्यान से देखो, तो इसको वैसे नीचे लिखना था, मेरे को इसको ऊपर लिखना था, तो कोई बात नहीं, मैंने इसको 4th वाली रो में ना लिखकर मैंने 3rd रो में लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक ये देखो ध्यान से, ये एक अबिलियन ग्रुप बना रहा है, क्लोजर है, देखो क्लोज्ड है, सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो इसके अंदर आ रहे हैं, इसके अलावा कोई और एलिमेंट नहीं आ रहे, है ना। यानी 1 - 1 आइटा माइनस आइटा, है ना, ये सारे के सारे चारों के चारों एलिमेंट आ रहे हैं, क्लोजर है, एसोसिएटिव है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में एसोसिएटिव होता ही है। आइडेंटिटी है, बिल्कुल है, ये देखो, है ना। ये 3rd टेबल होती है, अगर ये 4th वाली होती, 4th वाली रो, तो आइडेंटिटी है। इनवर्स हर उसका एग्जिस्ट कर रहा है, बिल्कुल ठीक है।
और ये कम्यूटेटिव भी है, याद रखिएगा। कम्यूटेटिव के लिए क्या करना होता है, आपको क्या करना होता है, इसको अगर मैं थर्ड रो में डालता है ना, इसको अगर मैं थर्ड रो में डालता तो आपको करना कुछ नहीं होता। मैं चलो डाल ही देता हूं आपको, ताकि ना चीजें ना क्लियर हो। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी चीजें मिटा रहा हूं, है ना। एक मिनट, मैं डाल ही देता हूं इसको ना, एक मिनट। ठीक है, तो ये माइनस का आइटा, ये प्लस का आइटा, 1 माइनस का 1, ठीक है। फिर आइटा रखेंगे तो ये हो जाएगा आइटा माइनस आइटा, आइटा इंटू आइटा, आइटा स्क्वायर, तो माइनस का 1 और प्लस का 1। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं हमारे को देखना है कि ये क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी इनवर्स को सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा, क्लोज तो है ही, एसोसिएटिव भी है, आइडेंटिटी देखो हर उसकी एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, उसके बाद इनवर्स की बात करते हैं तो सबका इनवर्स है। जैसे अगर मान लेते हैं हमारे को -1 का इनवर्स निकालना है तो वो भी हमारे पास में है। ठीक है, आइटा का निकालना है तो आइटा का भी हमारे पास में है, माइनस आइटा का प्लस आइटा है, प्लस आइटा का माइनस आइटा है ना। तो जिसपे मतलब क्या होता है, ऑपरेट करने के बाद में ये आइडेंटिटी दे दे, वही उसका इनवर्स होता है ना। तो क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी इनवर्स तो है ही है, अबिलियन ग्रुप भी, अबिलियन ग्रुप के लिए मतलब क्या होता है, ये सिमेट्री आ जाती है इसमें, है ना। तो सिमेट्री आ गई तो ये अबिलियन भी है। तो कहने का मतलब ये है पूरा का पूरा ग्रुप बना रहा है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट, समझ में आ रहा है? चलो बढ़िया, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट आपको दे रखा है, इफ G इज अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 1 7, फाइंड आउट द नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ द ग्रुप G। नंबर ऑफ जनरेटर निकालने, चार ऑप्शन दे रखे हैं, 180, 181, 188, 182। चलिए स्टार्ट करिए, क्या निकलेगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। यू हैव, वैसे छोटा क्वेश्चन है, 30 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, आप चाहो तो ज्यादा ले सकते हो। ठीक है, 30 सेकंड में आपको इसका आंसर निकालना है। कैसे निकलेगा जल्दी बताइएगा। ठीक है, जनरेटर निकालने, नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ द ग्रुप्स, ठीक है, ग्रुप जी, जल्दी करिएगा। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। चलिए मैं मान के चल रहा हूं कि आपने इसका आंसर निकाल लिया होगा। जनरेटर निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, 5 फंक्शन निकालना होता है ना। तो 5 फंक्शन निकालना है, तो अगर आपको मान लेते हैं इसमें 217 निकालना है, तो पहले तो इसको ब्रेक कर लो। ब्रेक कैसे करोगे, देखो 217 को ना 7 2 9 मतलब किससे डिवाइड हो गए, 7 से हो जाएगा, है ना। 217 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 से कर लो, 7 21, 7 एकम 7, 31 31 किसी से डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक है, तो ठीक है, इसके हमारे पास में हम 5 फंक्शन अगर मान लेते हैं 217 का निकालते हैं, यानी आइलर फंक्शन 217 का निकालते हैं, तो इसको 57 इंटू 531 लिखा जा सकता है। अब ऐसा लिखा जा सकता है तो मेरे को एक फॉर्मूला पता है कि अगर मान लेते हैं इसको निकालना होता है तो कुछ नहीं करना होता, 7 लिखना है इंटू 1 माइनस 1/7 लिख देना है, यानी इसके प्राइम फैक्टर करूंगा मैं 7 के। तो 7 के मतलब अगर आपको नहीं आता तो मैं सीधा बताता हूँ इसको करना क्या होता है। आपको जैसे 7 नंबर लिख रखा है, इसके प्राइम फैक्टर करो, 7 के प्राइम फैक्टर को क्या लिखा जा सकता है, 7 इंटू 1। तो 1 को छोड़ के जो भी दिख रहा है वो आप उठा लो। जैसे मान लेते हैं, अगर मैंने मान लेते हैं ऐसे 20 दिख रहा है, 20 के प्राइम फैक्टर करने हैं, तो 20 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 स्क्वायर इंटू 5 होंगे। तो 2 को और 5 को उठा लो, कहने का मतलब ये होता है पावर को छोड़ दो। ठीक है, 2 और 5 को उठा लो, और उसके बाद में क्या करो, इसका 5 फंक्शन निकालो। 5 फंक्शन निकालने के लिए इस नंबर को पहले लिखो, ठीक है। उसके बाद में 1 माइनस जो भी प्राइम फैक्टर है 1 अपॉन करके लिखेंगे आप। ठीक है, जैसे 31 को लिखेंगे, फिर 1 माइनस 31 के प्राइम फैक्टर 31 ही आएगा, तो 1 माइनस 1/31 ऐसे लिखो आप इसको। तो जैसे ही आप लिखोगे तो ये आएगा आपका 7 इंटू 6/7 इंटू 31 इंटू 30/7, है ना, इस 30/31। ठीक है, 30/31। और नहीं पता तो मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, जैसे मान लेते हैं n के कोई प्राइम फैक्टर है PQR, ठीक है, क्या है, P इंटू Q इंटू R। तो अगर आपको मान लेते हैं 5n निकालना है ना, तो या 5p निकालना है सपोज करो, ठीक है। तो 5p के अगर मेरे को मान लेते कुछ भी निकालना है, 5p निकालना है या कुछ भी निकालना है, तो कुछ नहीं करना होता, p इंटू 1 माइनस p, सीधा सीधा ऐसा समझो, 1 माइनस 1/p, इस तरीके से हम दिखाते हैं। ठीक है, अगर p q r जो है वो क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो इससे इसको कट करो, इससे इसको कट करो, तो ये आ जाएगा 6 इंटू 30 18 180। 180 जो हो गया, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर? चलिए, अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो हम क्या करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट दिलवा देते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन से पर है हम, क्वेश्चन नंबर है हम 6 पे ना, 7वें पे आते हैं। 7वां क्वेश्चन है रिंग थ्योरी से। रिंग थ्योरी से एक क्वेश्चन दिया गया है, द यूनिटी एलिमेंट ऑफ द रिंग 0 2 4 6 8 एडिशन मॉड्यूलो 10 मल्टीप्लीकेशन 10। ठीक है, एडिशन मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 10 का यूनिटी एलिमेंट क्या होगा। ठीक है, तत्समक अवयव बोलते हैं इसको हिंदी में ना।
ठीक है, बताओ 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा या नन ऑफ दिस। भाई यूनिट एलिमेंट क्या होता है, वही तो होता है आइडेंटिटी। अब इसमें मतलब अगर आपको पता हो कि यूनिट एलिमेंट या आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, कोई भी एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट तब होता है जब उस एलिमेंट को हम क्या करें, किसी नंबर से ऑपरेट करें या किसी मतलब एलिमेंट से, अदर एलिमेंट से ऑपरेट करें और वो उसी एलिमेंट को वापस दे दे। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं मैंने बोला कि अपनी आइडेंटिटी दिखाओ, तो क्या करोगे आप, अपना आधार कार्ड दिखाओगे, तो आधार कार्ड में कौन दिख रहा है, तो आप बोलेंगे मैं ही दिख रहा हूं। तो क्या होता है कि अगर मान लेते हैं आप कोई नंबर है, सपोज करो उसको किसी एलिमेंट के यानी किसी और एक नंबर के साथ में ऑपरेट करो, जैसे सपोज करो 2 को मैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लेता हूं, 1 के साथ में ऑपरेट कर रहा हूं, तो आंसर कितना आएगा, 2 ही आएगा। तो ये जो है ना, इस समय आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी एक ऐसा नंबर या एलिमेंट होता है जो किसी दूसरे नंबर या एलिमेंट के साथ में ऑपरेट करने पर उसी एलिमेंट को वापस दे दे, यानी उसी चीज को वापस दिखा दे, है ना। तो आपको मतलब करना क्या है, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट छांटना है ना। तो अगर आपको छांटना है, यूनिट एलिमेंट आपको छांटना है कि भाई कौन सा होगा, इसके लिए यूनिट का मतलब ये नहीं है कि 1, है ना, जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर ले वो, ठीक है। तो देखो क्या करना होता है, जैसे सपोज करो मैं 0 इंटू 2 करता हूं, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन में करके देख रहा हूं इसको, तो 0 इंटू 2 क्या होगा भाई, तो ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 0 इंटू 4 अगर मैं करता हूं तो मेरा आंसर 4 आना चाहिए, तो 4 आता है क्या, नहीं, 4 नहीं आता तो 0 तो नहीं हो सकता। अब 2 इंटू 2 करूंगा तो ये 4 आता है, तो 2 भी नहीं हो सकता, ठीक है। 4 इंटू 2 करूंगा तो 4 दूनी 8 आता है, मतलब सपोज करो मैं 4 को आइडेंटिटी एलिमेंट ले रहा हूं, या जो मैं इधर नंबर लिख रहा हूं वो आइडेंटिटी ले रहा हूं, सपोज करो। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो नंबर है, मैं अगर किसी और नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो वही नंबर वापस आना चाहिए, नहीं आ रहा तो वो आइडेंटिटी का काम नहीं करेगा। तो जैसे 6 इंटू 0 करूंगा मैं तो 0 आ रहा है, करेक्ट है। 6 इंटू 2 करूंगा, 6 दूनी 12, 12 आता है, लेकिन मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 10 कर रहा हूँ ना मैं इसमें, एडिशन मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 10 कर रहा हूँ, तो इसको 10 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना बचता है, रिमाइंडर 2 बचता है, तो 2 वापस आ गया, ठीक है। अगर मान लेते हैं मैं 6 इंटू 4 करता हूं तो 6 चौक 24 होता है, 24 को अगर मैं मान लेते हैं फिर 10 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 4 आएगा, है ना, क्योंकि मॉड 10 पे जा रहा है ना वो, ठीक है। उसके बाद में 6 गुणा 6 36 होता है, 36 को मैं अगर 10 से डिवाइड करूंगा तो 6 आ जाएगा, क्या बात ठीक है। अच्छा 6 8 48 होता है, 48, 10 से डिवाइड करूंगा तो 80 वापस आ जाएगा। तो हुआ क्या, ध्यान से देखो, ये कोई एलिमेंट है, सपोज करो ई, मैंने इसको 0 के साथ में ऑपरेट करा तो 0 वापस आ गया, 2 के साथ में ऑपरेट करा तो 2 वापस आ गया, 4 के साथ में ऑपरेट करा तो 4 वापस आ गया, 6 के साथ में ऑपरेट करा तो 6 वापस आ गया, 8 के साथ में ऑपरेट करा तो 8 वापस आ गया। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा यूनिटी एलिमेंट कौन सा है इसका, तो यूनिटी एलिमेंट यही तो है इसका, क्योंकि ये सब चीजों को वही वापस लेकर आ जा रहा है। तो यूनिटी एलिमेंट कितना है इसका, तो हो गया 6, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो अगर आपने सी ऑप्शन इसका निकाला तो बहुत बढ़िया, नहीं निकाला तो कोई बात नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते, निकल गया ये, ठीक है। लेक्चरर मेंस का क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन आया था, टफ क्वेश्चन नहीं था, आसान क्वेश्चन पूछा था इन्होंने, है ना, क्लियर। अब हम क्या करने वाले हैं, अब आपको एक और क्वेश्चन दे सकते हैं, है ना। ये क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 7, है ना, 7 नहीं 8, 7 या 8वां क्वेश्चन था ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8 देते हैं अब आपको, अगर ये 7 था तो ये 8वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोल रखा है इफ x इंटीजर x इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देन द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 से √2 इंटीजर x स्क्वायर dx, इसकी वैल्यू क्या होगी, 2√2 होगी, √2 - 1 होगी, 2 + √2 होगी या √2 + 1 होगी। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, जल्दी बनाइए इसका आंसर कि ऑप्शन नंबर ए बन रहा है, बी बन रहा है, सी बन रहा है या डी बन रहा है। आपको दे रहे हैं इसके लिए 40 सेकंड, 40 सेकंड का आपको टाइम देते हैं, 40 सेकंड में आपको आंसर बनाना है, सही बनाइएगा जो आपसे बनता है सही आंसर, ठीक है। पेन कलर चेंज कर लेते हैं तब तक हम, चलो देखो बना लिया, मैं बताता हूं कैसे करना है इसको, हम बताते हैं ना, देखो कैसे करना है। आपको दे रखा है इंटीग्रेशन 0 से √2, है ना, और इंटीजर x स्क्वायर dx, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो याद रखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जब भी दे रखा होता है तो इसकी लिमिट ऐसे डिसाइड नहीं होती, इसके ऊपर पूरी वीडियो बनाई है हमने कि कैसे हमको लिमिट डिसाइड करनी होती है। तो इसकी लिमिट क्या होती है, ये अलग अलग लिमिट में ब्रेक होता है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर की जगह पे 0 से लेके जो मैक्सिमम लिमिट है वो रख दो। तो आप मान लेते हैं एक्स स्क्वायर में x की जगह पे पुट x = 0, है ना, तो ये 0 स्क्वायर बनेगा, आ गया 0। अब हम क्या करते हैं, x की जगह पे √2 डालते हैं,
√2। तो ये क्या बनेगा, √2 का स्क्वायर बनेगा, तो आ जाएगा कितना 2। यानी इसकी लिमिट जो है वो 0 से लेके 2 है। समझ में आया, फंक्शन में डालने के बाद में आई मीन। अब इसकी लिमिट कैसे डिसाइड करनी होती है, 0 से लेके 2 तक जितने भी नंबर दिख रहे हैं इंटीजर वो डाल दो। तो ये हो गया 0 से लेके 0 1 2, क्योंकि हमारे को एक्चुअल में एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिली है हमारे को, ये एक्स स्क्वायर की लिमिट है। अगर मेरे को मान लेते हैं यहाँ से एक्स की लिमिट डिसाइड करनी है तो क्या होगी एक्स की लिमिट, तो आप बोलेंगे 0 अंडर रूट में, 1 अंडर रूट में, 2 अंडर रूट में। तो मैं दोबारा से बताता हूँ करना क्या है। आपको सबसे पहले x की वैल्यू यहाँ पे 0 डालनी है, यहाँ पे √2 डालनी है, मैक्सिमम से मिनिमम नंबर मिल जाएगा और इसके बीच के सारे नंबर निकाल लेने। निकाल लिए, निकालने के बाद में इसके बाद में पावर हटानी है, फिर इसको उसी सिंपल पावर में कन्वर्ट कर देना है। कन्वर्ट करोगे तो ये आपके पास में जो आएगा, ये आपके पास में आ जाएगा कि आपकी लिमिट कहाँ कहाँ पे ब्रेक हो रही है। यानी आपको इसको 0 से 1 और 1 से √2 ऐसे लिखना है। मेरी बात समझ में आ रही है, 0 से 1, 1 से √2, इस तरीके से इसको ब्रेक करना होता है। जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के क्वेश्चन आएंगे ना, ऐसे ब्रेक करना है इसको। तो 0 से 1 में, अब ये बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो 0 से 1 में ही छोटी वैल्यू लेता है, इंटीजर फंक्शन का काम ये होता है, तो 0 dx हो जाएगा। फिर 1 से √2 में क्या लेगा, ये 1 लेगा वैल्यू, है ना, बात समझ में आ रही है। तो इंटीजर फंक्शन क्या होता है, 1 से √2 में छोटा वाला वैल्यू लेगा, या तो 1 लेगा या तो √2 लेगा। तो क्या लेगा, ऑब्वियस सी बात है 1 लेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया 0, प्लस 1 का इंटीग्रेशन होता है x, तो 1 से √2 की लिमिट डाल दो इसमें। चलो कैसे डालते हैं, पहले √2 लिखो फिर -1 लिखो, तो √2 -1, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आई होप आपने भी ऑप्शन नंबर सी बनाया हो। सी नहीं बना आपका तो थोड़ी सी दुविधा की बात है ना। बनना चाहिए था। आगे बात समझ में, चलो बढ़िया। एक और क्वेश्चन दे देते हैं फिर आपको। ये क्वेश्चन जो है ये है क्या बोलते हैं इसको, पार्शियल डेरिवेटिव का। पार्शियल डेरिवेटिव का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोल रखा है कि अगर u इज इक्वल टू e⁻x y z है तो डेल क्यूब u अपॉन डेल x डेल y डेल z की वैल्यू क्या होगी। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ठीक है, कि ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। ए ऑप्शन जो है वो e⁻x y z 1 + 3xyz है ना, प्लस x² y² z² है, ठीक है। उसके बाद में बी ऑप्शन जो है 1 + xyz है और 3x² y² z² है, ठीक है। सी ऑप्शन है e⁻xyz 1 + xyz और x³ y³ z³ है, और डी ऑप्शन जो है e⁻xyz 1 + 3xyz x³ y³ z³ है। भाई ये चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। आपसे पूछा है कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, कौन सा इसका करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। ट्राई करिए इसको। इसके लिए कितना टाइम दें आपको, इसके लिए दे देते हैं हम आपको, मान लेते हैं 40 सेकंड, 40 नहीं 50 सेकंड का टाइम दे देते हैं। 50 सेकंड में बनाइए इसको, ठीक है, 50 सेकंड में बनाइए इसको। बना लोगे, पार्शियल डेरिवेटिव करना ज्यादा टफ बात नहीं है, ठीक है। सॉल्यूशन बताते हैं आपको। देखो u फंक्शन दे रखा है आपको, एक क्या दे रखा है e⁻xyz। सबसे पहले तो आप किसी की भी रिस्पेक्ट में कर लो, मान लेते हैं मैं z की रिस्पेक्ट में कर रहा हूं सबसे पहले, तो क्योंकि मैं पार्शियल डेरिवेटिव कर रहा हूं तो मैं ऐसे इसको ऐसे लिखता हूं डेल u अपॉन डेल z, ठीक है। डेल u अपॉन डेल z लिखूंगा तो e⁻x का तो e⁻x ही होता है ना, e⁻xyz का भी क्या होगा e⁻xyz। फिर मैं क्या करूंगा, इस z फंक्शन का करूंगा इन दोनों को कांस्टेंट मान के। इन दोनों को अगर मैं कांस्टेंट मानता हूं, इसका डेरिवेटिव करता हूं, तो इसका डेरिवेटिव कितना 1 z की रिस्पेक्ट में, है ना। तो इसका आंसर इनटू में xy आ जाएगा। मेरी बात आ रही है समझ में। अब मैं क्या करता हूं, एक बार और करता हूं, डेल स्क्वायर u अपॉन, अब मैं क्या करता हूं y की, है ना, तो डेल y डेल z कर देता हूं। यानी इसका y की रिस्पेक्ट में कर रहा हूं मैं, ये मतलब होता है, ठीक है। तो मतलब इस पूरे फंक्शन का करूंगा तो मल्टीप्लाई का रूल लगाऊंगा मैं। मल्टीप्लाई का रूल कैसे लगाते हैं कि भाई e की पावर, पहले इसका करेंगे, इसको छोड़ देंगे, फिर इसका करेंगे, इसको छोड़ देंगे, ये तो करते हैं, है ना, ये तो करते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले e⁻xyz का करेंगे, तो e⁻xyz, फिर y की रिस्पेक्ट में करें तो इसका करेंगे, xz आ जाएगा इसका आंसर, है ना। y का तो 1 हो गया तो xz आ गया इंटू xy, तो ये है ही ये वाला, है ना। प्लस अब इसको छोड़ेंगे यानी e⁻xyz को छोड़ेंगे और इसका कर लेंगे y की रिस्पेक्ट में, इसका करेंगे तो ये x आ गया। आ रही बात समझ में, ठीक है। एक बार और कर लो, तो डेल क्यूब u अपॉन डेल x डेल y डेल z, मतलब अब इसका किसके रिस्पेक्ट में करोगे आप, अब इसका करोगे आप क्या बोलते हैं, अच्छा पहले इसकी मल्टीप्लाई कर लेता हूं मैं, e⁻xyz, है ना, x² yz बन रहा है
प्लस एक्स इंटू ई रेस्ट टू पावर एक्स वाई जेड बन रहा है। ठीक है, चाहो तो कॉमन भी ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कॉमन लोगे तो और ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो दैट इज अप टू यू कि आपको किस तरीके से करना है। ठीक है, तो हम तो इसको ऐसे ही कर रहे हैं, देखो, तो e की पावर एक्स वाई जेड का करेंगे, इसको छोड़ेंगे, फिर इसका करेंगे, इसको छोड़ेंगे, तो देखो e की पावर एक्स वाई जेड का e की पावर एक्स वाई जेड, ठीक है, फिर x का करेंगे 1 हो जाएगा, वाई जेड आ जाएगा। ठीक है, फिर प्लस मतलब और इसके बगल में लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर वाई जेड लिखा जाएगा, फिर प्लस e की पावर एक्स वाई जेड को छोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर वाई जेड का करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का होता है 2x, हो जाएगा 2x वाई जेड। ठीक है, उसके बाद में प्लस लगाएंगे, e की पावर एक्स वाई जेड लिखेंगे। ठीक है, और फिर x को छोड़ेंगे, x का करेंगे तो वाई जेड आ जाएगा, इंटू एक्स आ जाएगा। ठीक है, फिर प्लस x का करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, तो e की पावर एक्स वाई जेड आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो जो जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लेते हैं, जो मल्टीप्लाई हो रहा है मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है पहले तो e की पावर एक्स वाई जेड है ना, और वाई जेड और एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस ये आ रहा है एक बार ये, देखो टोटल मिला के 3 बार आ रहा है, तो 3x वाई जेड e की पावर एक्स वाई जेड है ना, प्लस e रेस्ट टू पावर एक्स वाई जेड, ये वाला लास्ट वाला। ठीक है, तो e रेस्ट टू पावर एक्स वाई जेड देखो कॉमन आ रहा है, एक्स वाई जेड कॉमन निकालो तो ये मिल रहा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है ना, प्लस 3x वाई जेड प्लस 1, ये इसका आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर बन रहा है, नो ए इसका करेक्ट आंसर बन रहा है, ए। तो अगर आपने ए बनाया तो बहुत बढ़िया, नहीं बनाया तो देखो आपकी क्या मिस्टेक हुई है। मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। क्लियर, समझ में आया कैसे करा हमने? हाँ बढ़िया, चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व एस इज इक्वल टू ए लॉग 10 पाई बाय 4 साई बाय 2। 40 सेकंड का टाइम देते हैं आपको, 40 सेकंड में आपको इसको बनाना है, बना के एक आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है, डी आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए है 10 साई, बी है ए सेक स्क्वायर साई, मतलब ए 10 साई ए सेक स्क्वायर साई, ए सेक साई है ऑप्शन नंबर बी, ये सी है, ओके ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है ए सेक साई 10 साई। आपको ये बताना है कौन सा इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। ठीक है, चलिए जल्दी बताइएगा, सही आंसर आपका आना चाहिए, बनाओ। देखो कर्व दे रखा है एस, एस क्या दे रखा है, ए लॉग 10 पाई बाय 4 साई बाय 2, पाई बाय 4 प्लस साई बाय 2। ठीक है, तो मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर मेरे को इसकी निकालनी है तो भाई सीधी सी बात है ds अपॉन डी साई निकालना है मेरे को, है ना। ठीक है, तो कर लो इसका डेरिवेटिव। लॉग का क्या होता है, 1 अपॉन 10 होता है, पाई बाय 4 साई बाय 2। अच्छा एक चीज और बता देता हूँ तुम्हारे को ना, अभी चलो बाद में बदल लेंगे इसको, वैसे इसके ना पूरी की पूरी एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, जरूरत पड़ी तो बदल लेंगे, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं। फिर 10 का दोबारा से करोगे डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी साई ऑफ 10 पाई बाय 4 है ना, साई बाय 2। ठीक है, तो मतलब करना क्या है, पहले लॉग का करो 1 अपॉन एक्स हो जाता है, तो 1 अपॉन 10 पाई बाय 4 प्लस साई बाय 2 होगा, डी बाई डी साई 10 पाई बाय 4 साई बाय 2 होगा, है ना। तो 10 का क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है, तो हम इसको क्या लिखते हैं, ए 1 बाय 10 पाई बाय 4 प्लस साई बाय 2 है ना, और उसके बाद में ये होता है सेक स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस साई बाय 2। अच्छा साई बाय 2 का देखो ये हमने करा इतने का, फिर साई बाय 2 का दोबारा से होगा, मतलब डी बाई डी साई ऑफ साई बाय 2, तो साई बाय 2 का होता है 1 बाय 2, तो ये नीचे लिख दिया मैंने। तो देखो ये क्या रहा है, सेक स्क्वायर अपॉन 10 आ रहा है, तो सेक स्क्वायर अपॉन 10 को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर मैं सेक स्क्वायर मान लेते हैं x दे रखा है अपॉन 10x दे रखा है, इसको सॉल्व करता हूं तो सेक को होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है ना, और 10 को क्या बोलते हैं, साइन अपॉन कॉस है ना, साइन अपॉन कॉस बोलते हैं। ठीक है, इससे ये कट रहा है तो ये कॉस नीचे आएगा और 2 यहाँ पे है, देखो ये वाला ना, तो ये कुछ ऐसे बनेगा, ये बनेगा 1 अपॉन 2 साइन एक्स कॉस एक्स, कॉस एक्स, तो 1 अपॉन साइन 2x का फॉर्मूला बनेगा भाई ये। तो इसका मतलब ये बनेगा a इंटू 1 अपॉन साइन साइन का 2x है ना, 2x, तो 2x 2 ऐसे लिखता हूं मैं, फिर x ये पाई बाय 4 प्लस साई बाय 2। ठीक है, तो 2 के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो ये कुछ ऐसे बनेगा a बाय साइन पाई बाय 2 प्लस साई हो जाएगा, है ना। तो
साइन 90 माइनस थीटा बन रहा है ये, मतलब a बाय कॉस साई हो गया ये, ठीक है। 1 अपॉन कॉस क्या होता है, से सेक, तो a सेक साई हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बन रहा है, बी इसका करेक्ट आंसर आ रहा है। तो अगर आपका बी आया तो बी आपका करेक्ट आंसर, अदरवाइज इनकरेक्ट है। समझ में आ रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर बना दिया हमने। कोई डाउट? तो एक काम करते हैं हम, अब आपको दे देते हैं एक और क्वेश्चन, ठीक है। तो एक मिनट, ये लो, ठीक है। क्वेश्चन जो है ये पीजीटी 2002 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला क्या गया है, जरा इसको ध्यान से पढ़िए और इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। आंसर देने के लिए इस क्वेश्चन में हम आपको देंगे कितने सेकंड, 50 सेकंड। 50 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, 50 सेकंड में आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन है द मिनिमम वैल्यू ऑफ e रेज़ टू पावर 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 साइन स्क्वायर x इज, क्या होगी भाई? e होगी, 1 होगी, 1 अपॉन e होगी या 0 होगी। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी में से कौन सा इसका करेक्ट आंसर है, सही बनाइएगा, ठीक है। विद इन गिवन टाइम लिमिट आपको आंसर देना है, ठीक है। क्लियर? चलो स्टार्ट करें। तो भाई फंक्शन जो दे रखा है, फंक्शन दे रखा है e रेज़ टू पावर 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा, क्या आपको पता है मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलती है? अगर किसी भी फंक्शन की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है आपको, तो याद रखिएगा सबसे पहले ये फंक्शन जो होगा क्रिटिकल पॉइंट पे इसका टेंजेंट की स्लोप 0 हो रही होगी, यानी इसका dy बाई dx जो होगा वो इसका ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगा। और फर्स्ट डेरिवेटिव 0 करके आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, इसको बोलते हैं हम क्रिटिकल पॉइंट। x की वैल्यू क्या होती है, क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। यानी अगर आपको किसी का भी मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है तो आपको सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालना होता है। अगर आपको चेक करना है तो आपको सेकंड डेरिवेटिव करना है, लेकिन अगर आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, पहले से ही बता रखा है कि ये मिनिमम है, तो आपको सेकंड डेरिवेटिव करने की ज्यादा लोड नहीं लेनी। मतलब सेकंड डेरिवेटिव खाली एक टेस्ट है एक तरह का, कि आपको ये बताता है वो कि फंक्शन जो है वो मिनिमम है या मैक्सिमम है। यहाँ पे पहले से बता रखा है मिनिमम है, तो आपको बस कुछ नहीं करना, dy बाई dx को 0 के बराबर रखना है, x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकाल के जो आएगी वो यहाँ पे रख देना, आपका आंसर खत्म हो जाएगा। अब देखो जरा इसको कैसे करना होता है, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। जैसे सबसे पहले तो इसका एक बार फर्स्ट डेरिवेटिव हम कर लेते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव कैसे करेंगे, dy बाई dx e रेज़ टू पावर x का e रेज़ टू पावर x ही होता, तो e रेज़ टू पावर 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और साइन स्क्वायर x ऐसा बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेरे को क्या करना पड़ेगा, चेन रूल के हिसाब से मेरे को 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 साइन स्क्वायर x का फिर से करना पड़ेगा, है ना। तो फिर से करना पड़ेगा, तो एक मिनट में यहाँ पे ना एक जगह छोड़ देता हूँ, ठीक है। फिर से करना पड़ेगा तो मैं इसको दोबारा से करूंगा, e रेज़ टू पावर 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 साइन स्क्वायर x तो ऐसे ही रहेगा। अब इसका देखिए मल्टीप्लीकेशन में क्या बनेगा, इसका बनेगा, पहले इसको छोड़ेंगे, इसका करेंगे, फिर इसको छोड़ेंगे, इसका करेंगे, तो 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 को छोड़ा, है ना, किसका करा, साइन स्क्वायर एक्स का, ये हो जाएगा 2 साइन एक्स, है ना। फिर साइन एक्स का 2 साइन एक्स, फिर साइन एक्स का करेंगे तो कॉस एक्स हो जाएगा, 2 साइन एक्स कॉस एक्स आ गया। फिर प्लस साइन स्क्वायर एक्स को छोड़ेंगे और इसका करेंगे, तो 2x स्क्वायर का होता है 4x माइनस कितना 2 हो जाएगा। अब क्या करोगे, फर्स्ट डेरिवेटिव जो है इसको इक्वल टू 0 रख लो। इक्वल टू 0 रख के ये देखो कि x की वैल्यू क्या निकल सकती है। देखो x की वैल्यू निकालने के लिए आपको ये फंक्शन दे रखा है और इसके मल्टीप्लाई में ये पूरा फंक्शन दे रखा है। मैंने यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाया तो मैं ब्रैकेट लगा के बताता हूँ, ये पूरा फंक्शन इसके मल्टीप्लाई में, किसके, इसके मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो या तो ये 0 या तो ये 0, तब ये पूरा फंक्शन 0, है ना। तो याद रखिएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी 0 नहीं होता, तो इसका मतलब e की पावर में कुछ भी लिखा हुआ है, याद रखिएगा उसका आंसर 0 नहीं हो सकता, तो ये 0 नहीं हो पाएगा। तो क्या 0 होगा, तो आप बोलेंगे ये 0 होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और 2 साइन एक्स कॉस एक्स का मतलब होता है साइन 2x, ठीक है, प्लस 4x माइनस 2 और साइन स्क्वायर एक्स को 0 के बराबर रख लेंगे, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0 रख लेंगे। अब सोचेंगे कि ये कब 0 आ सकता है। देखो ये इसका एक पॉसिबल आंसर, इसके वैसे और भी आंसर बन सकते हैं, लेकिन इसका एक पॉसिबल आंसर है कि अगर मैंने x की जगह पे 0 कर दिया, x की जगह पे 0 कर दिया, तो ये 0, ये 0 और 0 के मल्टीप्लाई में कुछ भी लिखा हुआ है तो वो भी 0 हो जाएगा पूरा का पूरा, मतलब पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा। इसका मतलब x की एक वैल्यू ऐसी है 0 जो इसको सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0 इसका क्या आ रहा है, एक रूट आ रहा है या एक ऐसा सॉल्यूशन आ रहा है जो इसको मतलब इस पूरी इक्वेशन का आंसर 0 कर सकता है। अब 0 कर सकता है तो इसका मतलब ये होता है ये इसका एक क्रिटिकल पॉइंट है, मतलब क्रिटिकल पॉइंट एक बन रहा है, ये क्रिटिकल पॉइंट जिसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी हम कहते हैं। अब आपको अगर मान लेते हैं इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, जो क्रिटिकल पॉइंट आया इसको क्वेश्चन में उठा के रख दो। जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था, y, है ना, तो y इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर 2x स्क्वायर, है ना, माइनस 2x प्लस 1 है और इनटू में है कितना, साइन स्क्वायर x। तो यहाँ पे x की जगह पे 0 रख दो, पुट x इज इक्वल टू 0, पुट
x इज इक्वल टू 0। जैसे ही रखोगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा e रेस टू पावर 0 बन जाएगा। देखो ये 0 है ना, ये 1 इंटू 0 0 हो जाएगा। तो e रेस टू पावर 0 कितना होता है, तो याद रखिएगा उसका आंसर होता है 1। तो ऑप्शन नंबर कितना इसका सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो अगर आपने भी इस तरीके से इसको सॉल्व करा है या किसी भी तरीके से सॉल्व करा है, आपका आंसर अगर 1 आ रहा है तो बहुत ही बढ़िया। समझ में आ रही है हमारी बात, हमने किस तरीके से इसको सॉल्व करा है? कोई डाउट है? नहीं? चलिए, और अभी काउंट करते रहिएगा कि आपका जो है वो कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं, कितने गलत बन रहे हैं, ठीक है ना। लास्ट में हम आपसे ना आपका चाहेंगे कि आप कमेंट में जरूर बताएं कि कितने आपके सही हुए हैं, ठीक है। चलिए, कलर चेंज मैंने कर दिया। एक क्वेश्चन आपको दिया है लिमिट का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0। आसान क्वेश्चन है बिल्कुल, इसको देखकर आंसर बता दोगे आप। लिमिट x टेंड्स टू 0 1/2 1 माइनस cos 2x अपॉन x। 1 आएगा, -1 आएगा, डज नॉट एग्जिस्ट आएगा, या नन ऑफ द अबव आएगा, ठीक है। फॉर्मूले पता होने चाहिए, बना लोगे इसका आंसर। 40 सेकंड का टाइम देते हैं, 40 सेकंड में इसका आंसर बन जाएगा आपसे। जल्दी बनाओ। क्या आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? ओके, ज्यादातर लोगों ने ए ऑप्शन आंसर दिया होगा इसका। क्या आप भी उन्हीं ज्यादातर लोगों में से हो? अगर हो तो बहुत ही गलत है आपका आंसर। गलत क्यों है मैं आपको बताता हूं। इसमें देखो आपने बहुत ही अपना दिमाग वगैरह लगाया होगा और आपको पता है कि 1 माइनस कॉस 2x/2 का एक फॉर्मूला होता है, ये होता है साइन स्क्वायर x। पता है ना ये वाला फॉर्मूला, है ना, ये वाला फॉर्मूला आपने यूज करा होगा, सही है ना। तो अगर आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करा और आपने ऐसे लिखा लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको साइन स्क्वायर x लिखा, है ना, और रूट था इसके ऊपर, और अपॉन में x लिखा, और आपने बोला कि साइन स्क्वायर x का रूट जो है ना, वो साइन x होता है अपॉन में x से, और लिमिट है x टेंड्स टू 0, और ये तो फॉर्मूला होता है सर, इसका आंसर तो 1 आता है ना। तो आपने सब कुछ तो सही करा है। गलत क्या हुआ फिर यहां से? गलत ये हुआ कि आपको रूट के बारे में सब चीजें नहीं पता, है ना। अगर आपने ये करा है तो आपका आंसर इसलिए गलत है। याद रखिएगा, रूट के अंदर कभी भी मान लेते कोई नंबर स्क्वायर है तो एक्चुअल में मॉड x होता है, यानी रूट से ऐसे स्क्वायर नहीं कट होता। कब कट होता है मैं आपको बताता हूं। अगर मान लेते हैं अंडर रूट एक्स का स्क्वायर कर रखा है मैंने, अंडर रूट एक्स का क्या कर रखा है, स्क्वायर कर रखा है, तो इसका आंसर एक्स होगा। लेकिन एक्स स्क्वायर का रूट करा है मैंने, तो इसका आंसर एक्स नहीं होता, इसका आंसर मॉड एक्स होता है। याद रखिएगा, मॉड की डेफिनेशन है। तो इसका आंसर, इसका मतलब मॉड साइन एक्स अपॉन एक्स है, ये मॉड साइन एक्स अपॉन एक्स है। और एक चीज और याद रखिएगा, जब भी मॉड आ जाता है तो मॉड का जो कर्व होता है वो एक ऐसा कर्व होता है जो मतलब क्रिटिकल पॉइंट पे वैल्यू शार्प पॉइंट्स मतलब जनरेट कर देता है। कर्व में शार्प पॉइंट जैसे जनरेट करता है तो शार्प पॉइंट से कहीं कहीं पर इसका जो डेरिवेटिव होता है वो 0 हो जाता है, और डेरिवेटिव 0 होता है तो कई सारे ऐसी कंडीशन होती हैं जहां पे लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसमें होता क्या है, जब भी मॉड का होगा तो आपको सबसे पहले ना इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालना होता है। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब ये होता है कि ये कहां पे एक्स एक्सिस पे जाके टच करेगा। तो एक्स एक्सिस के पे जाके अगर कोई भी पॉइंट टच करता है, जैसे सपोज करो ये मॉड x माइनस 3 का कर्व है सपोज करो, तो ये यहाँ पे टच करा, इसका मीनिंग क्या होता है, 3 पे टच करा। तो 3 पे टच करा इसका मतलब ये होता है कि एक्चुअल में हमने क्या करा, ये अगर ये एक्स एक्सिस पे टच करा तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे 3,0, है ना। तो इसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है, इसका मतलब ये पूरे फंक्शन को y बोला जाता है। तो एक्चुअल में आप क्या करते हो, x माइनस 3 इज इक्वल टू यानी y इज इक्वल टू 0 ले लेते हो, ठीक है। तो यहां से x की जो वैल्यू निकलती है वो होता है इसका क्रिटिकल पॉइंट। तो अगर आपको इतना मतलब नहीं समझना तो मैं सीधा सीधा बताता हूं, आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालना है जब भी मॉड आएगा। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए जो फंक्शन है इसको 0 के बराबर रखो और x की वैल्यू निकालने की कोशिश करो। वो जो x का वैल्यू होती है उसी को उसका क्या बोला जाता है, क्रिटिकल पॉइंट बोला जाता है। साइन कितने डिग्री पे 0 हो सकता है, तो साइन 0 डिग्री पे 0 होता है, तो x की वैल्यू 0 निकली है यहाँ पे, ठीक है। अब होता क्या है कि ये जो फंक्शन होता है मॉड साइन x, है ना, ये 0 से बड़े के लिए तो पॉजिटिव होता है, लेकिन अगर 0 से छोटा हो जाए तो ये नेगेटिव हो जाता है। 0 से छोटे के लिए क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो साइन x की वैल्यू क्या होती है, प्लस की भी होती है माइनस की भी होती है। प्लस का साइन x तब होता है जब x जो है वो 0 से बड़ा हो, माइनस का साइन x कब होता है जब x क्या हो, 0 से छोटा हो। तो हम क्या करेंगे, दो तरह की लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, कौन से पॉइंट पे, 0 पे ही निकालेंगे, एट x इज इक्वल टू 0, और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, है ना। अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव ऐसे लिखेंगे, और fx की जगह पे मॉड साइन x अपॉन x लिखेंगे ना, अपॉन x, और 0 नेगेटिव, ठीक है। और राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव लिखेंगे, और यहाँ पे मॉड साइन x अपॉन x लिखेंगे। क्या ये बात सही है ना। तो राइट हैंड लिमिट के लिए, राइट हैंड लिमिट का मतलब होता है कि 0 से बड़ा है ये नंबर, तब तो ये हम इसको प्लस का लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव साइन x अपॉन x लिख सकते हैं, और इसका फॉर्मूले के हिसाब से इसका आंसर तो 1 है
है ना। लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ हो जाती है, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो नेगेटिव, क्योंकि ये जीरो से छोटा है तो ये माइनस का मॉड जब खुलेगा तो माइनस का साइन एक्स बनता है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, माइनस का साइन एक्स अपॉन एक्स होता है तो इसकी वैल्यू -1 होती है। तो यहाँ पे मेरे को समझ में आ रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल ही नहीं आ रही। और कभी अगर ऐसा होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल ना आए तो याद रखिएगा इसका आंसर होता है डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी इस क्वेश्चन में लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो आपको लिमिट निकालने के लिए बोला था, उन्होंने जानबूझ के 1 और -1 आंसर दिया था। ठीक है, मेरी एक बात है बहुत ज्यादा आपको याद रखनी है, कभी भी अगर आपको किसी भी ऑप्शन में मतलब किसी भी एग्जाम में आप जाते हो और वहां पे डज नॉट एग्जिस्ट का ऑप्शन मिलता है लिमिट के केस में, तो लगभग 70% चांस होते हैं कि यही इसका आंसर है। क्यों? क्योंकि वो ऑप्शन इसलिए ही दे रहे हैं क्योंकि वो चाह रहे हैं कि आप इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाल के चेक करें, ताकि आपको पता लगे कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक है, तभी तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकलवा रहे हैं आपसे, अदरवाइज तो आप कोई भी बच्चा भी दे देगा इसका आंसर बनना। ठीक है, तो याद रखिएगा ये बात को। अब देखो इतना अगर आपको समझ में आ गया, इसका ले लो स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रखा है द पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू आइटा -1 दे रखा है अपॉन में cos π/3 प्लस आइटा sin π/3 इज। ये क्वेश्चन है पीएससी लेक्चरर मेंस में आया था, यूके पीएससी में 2020 में, 2020 का एग्जाम आया था ये, उसमें आया था। तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा? cos π/3 माइनस आइटा sin π/3 पहला आंसर होगा इसका, या cos π/6 प्लस आइटा sin π/6 दूसरा आंसर होगा इसका। तीसरा दे रखा है आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन √2 cos π/3 माइनस आइटा sin π/3 ये होगा, या √2 cos 5π/12 प्लस आइटा sin 5π/12 होगा। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बनाइए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी में से क्या बन रहा है। मैं सीधा सीधा सॉल्व करता हूँ इसको। देखो ये एक्चुअल में लिखा हुआ क्या है, माइनस का 1 है प्लस का आइटा है, तो -1 है प्लस का आइटा है, और नीचे क्या है cos π/3 प्लस आइटा sin π/3। मैं एक चीज बताता हूँ, एक फॉर्म होती है जिसको बोलते हैं आइलर फॉर्म, UEULER। ठीक है, आइलर्स फॉर्म। देखो आइलर एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उन्होंने ही दिया है, तो उन्होंने एक आइलर्स फॉर्म दी थी अपनी ना। आइलर्स फॉर्म क्या दी थी? उन्होंने बोला था कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो उसको z से डिनोट करते हैं और x प्लस आइटा y होता है। इसकी एक फॉर्म होती है जिसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, पोलर फॉर्म होती है। पोलर फॉर्म होती है r cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। अब इसी में ना तीसरी फॉर्म आती है जिसको बोलते हैं आइलर फॉर्म। आइलर फॉर्म क्या होती है? वो ये बोलते हैं कि cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा कभी भी दिख जाए तो इसको e की पावर आइटा थीटा पढ़ा जाता है। ठीक है, तो क्या पढ़ा जाता है? e की पावर आइटा थीटा। थीटा क्या होता है? एंगल होता है, यहाँ पे आइटा इमेजिनरी पार्ट को दिखाता है, तो e की पावर आइटा थीटा जो होता है वो क्या होता है? cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा होता है। और अगर आपने हमारे से हाइपरबोलिक फंक्शन पढ़ा है तो हमने इसके बारे में पूरी डिटेल से इसको बताया है। तो ये एक्चुअल में ये cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा के जैसा लग रहा है, तो इसको मैं e की पावर आइटा π/3 लिखूंगा। क्या लिखूंगा? e की पावर आइटा π/3। अब मैं क्या करूंगा, इसको ना सबसे पहले अगर मेरे को सॉल्व करना है तो पहले इसको सॉल्व करूंगा। याद रखिएगा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करा जा सकता है। ठीक है, जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स टू x प्लस आइटा y, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करा जा सकता है। आपको दो चीजें निकालनी होती है, थीटा और r। ठीक है, थीटा मतलब आर्ग्यूमेंट, r मतलब मॉड्यूलस यानी मापांक, और आर्ग्यूमेंट मतलब कोणांक। तो r कभी भी निकालना हो आपको, याद रखिएगा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, r कभी भी निकालना हो आपको तो r का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और अगर मान लेते हैं आपको थीटा निकालना है, थीटा भी निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, थीटा निकालना है तो थीटा का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स मॉड के अंदर y बाई एक्स होता है। ठीक है, बस इतनी सी चीज याद रखिएगा। तो करना क्या है, आपको सबसे पहले r निकालना है इसके लिए, तो r इज इक्वल टू अंडर रूट में -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, आइटा के बगल में जो नंबर होता है, ठीक है, उसको रीड करते हैं हम। देखो मतलब आइटा के बगल में 1 लिख सकते हैं क्या, तो अंडर रूट 2 आ गया, तो ये जो भी आंसर होगा उसमें अंडर रूट 2 आएगा। दो आंसर हैं, एक तो ये वाला एक ये वाला, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। ठीक है, अब आपको निकालना है थीटा, है ना। तो थीटा कैसे निकालते हैं? थीटा होता है tan इनवर्स y बाई एक्स, तो थीटा बराबर tan इनवर्स y, y का मतलब इसके बगल वाला नंबर यानी 1 और ये -1, तो 1 अपॉन -1। ठीक है, 1 अपॉन -1 उल्टा लिख दिया हमने, कोई बात नहीं, 1 अपॉन -1। ठीक है, तो tan इनवर्स y बाई एक्स मतलब ये बन गया tan इनवर्स माइनस का 1 ना, और माइनस का 1 है ये, आपको ये देखो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ। तो आप बोलेंगे माइनस प्लस है तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में लिखते हैं हम पाई माइनस थीटा एंगल को। tan 1 कितने डिग्री पे होता है, तो आप बोलेंगे π/4 पे, तो ये पाई माइनस π/4 बन जाएगा, यानी 3π/4, 3π/4। तो ये ऐसा कुछ बन रहा है, ये बन रहा है √2 cos 3π/4 प्लस आइटा साइन 3π/4। ठीक है, ऐसा कुछ बना है अपॉन में e रेज़ टू पावर आइटा π/3,
तो इसको भी हम आइटा पाई बाय 4 लिख सकते हैं ना, 3 पाई बाय 4 ई रेस टू पावर में, ठीक है। तो हम ऐसे करेंगे, रूट 2 को तो बाहर ही रखते हैं, ई रेस टू पावर आइटा 3 पाई बाय 4 अपॉन ई रेस टू पावर आइटा पाई बाय 3 लिख लेते हैं। इसको ऊपर ले जा लो, ठीक है। ऊपर लेकर जाओगे तो रूट 2 ई रेस टू पावर आइटा पाई बाय 4 में से आइटा पाई बाय 3 माइनस कर दोगे 3 पाई बाय 4 में से, तो देखो 4 तिया 12, 12 एक ही ऑप्शन में, ये वाला इसका आंसर आना चाहिए। तो इसका आंसर आ रहा है रूट 2 ई रेस टू पावर आइटा 5 पाई बाय 4, ठीक है। करके देख लेना, मेरे हिसाब से यही आंसर होगा। तो cos 5 पाई बाय 4 प्लस आइटा साइन 5 पाई बाय 4, ठीक है। 12 5 पाई बाय 12, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, डी इसका करेक्ट आंसर बन रहा है। अगर आपने डी निकाला तो बहुत ही बढ़िया, नहीं निकाला तो देखिए क्या गलती हुई है आपसे ना। क्वेश्चन टफ नहीं था, अगर आपको ऐसा लग रहा है क्वेश्चन टफ है, क्वेश्चन टफ नहीं था, है ना। इतना तो काम आपको करना पड़ेगा। क्लियर है, कोई डाउट, समझ में आ रहा है? चलो बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और देते हैं आपको। ये क्वेश्चन दे रखा है हमने वेक्टर एनालिसिस से, डाइवर्जेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर आर बाय आर क्यूब इज, आर मतलब ये वेक्टर फॉर्म है, आर क्यूब एक कांस्टेंट है, ठीक है। आपसे पूछा गया है कि इसका डाइवर्जेंस क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है आर, बी दे रखा है 0, सी दे रखा है 1, डी दे रखा है 1 बाय आर। यूके ट्रिपल एससी एलटी में 2020 में ये क्वेश्चन आया था। 2020 का क्वेश्चन है, जल्दी करिए। इसको करने के लिए मैं आपको टाइम दे देता हूँ, इसको करने के लिए मैं देता हूँ 1 मिनट, थोड़ा सा 1 मिनट और 10 सेकंड ले सकते हैं आप, ठीक है। 1 मिनट 10 सेकंड इसमें आप इसको कर सकते हैं, यानी टोटल 70 सेकंड, 70 सेकंड में आप इसको पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे, दिमाग लगाइए। देखो, इसको करने के लिए पहले तो ये है कि ये क्वेश्चन ना कंप्लीट नहीं है। क्वेश्चन कंप्लीट क्यों नहीं है, मैं इसको 2-3 चीजें बताऊंगा अभी कैसे कंप्लीट होगा ये क्वेश्चन। देखो, सबसे पहले आपको निकालना है डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। तो मैं इसको ना, जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए मैं कुछ थ्योरम्स यूज करूंगा। उससे पहले सपोज कर लो कि आर कोई वेक्टर है, आर एक वेक्टर है अपने पास में, और इसको मान लेते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। ये हमने एक वेक्टर कंसीडर कर लिया आर को, देखो जेड के कैप, और ये मान के चलते हैं कि आर का जो वेक्टर आर है इसका मॉड के बराबर है। ये मैं क्यों कर रहा हूं, मैं आपको समझाता हूं। क्योंकि इसको हमने वैसे सॉल्व करके देखा, बट ये इसमें एक कमी आ रही है कि इस प्रॉपर्टी को जब तक वो फॉलो नहीं करेगा तब तक काम नहीं चलेगा, है ना। तो अब देखो, तो मान लेते हैं आर जो है वो वेक्टर आर जो है मॉड आर के बराबर है, और आर की वैल्यू ये है, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब अगर आपको मान लेते हैं डाइवर्जेंस ऑफ आर निकालना हो वेक्टर आर का, तो आपको डाइवर्जेंस निकालना है किसका, आर का निकालना है। तो कैसे निकालते हैं इसको, तो आप बोलेंगे सर आई डेल बाय डेल एक्स लिखेंगे सर, है ना, फिर प्लस जे कैप, है ना, डेल बाय डेल वाई लिखेंगे सर, फिर प्लस और के कैप लिख देंगे, है ना, के कैप डेल बाय डेल जेड कर देंगे, और इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे किसके साथ में, एक्स आई प्लस वाई जे, है ना, प्लस जेड के साथ में। तो अगर आप निकालोगे तो भाई पार्शियल डेरिवेटिव करना पड़ेगा आपको, ऑब्वियस ही बात है ना। तो पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, देखो आई वाले के कंपोनेंट का आई वाले के साथ में करोगे, तो इसका मतलब ये होता है कि इसका इसके साथ में करोगे, तो यहाँ पे डेरिवेटिव कर किसका रहे हो, तो आप बोलेंगे सर डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स कर रहे हैं, है ना। तो एक्स का करेंगे तो एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। फिर डेल बाय ऑफ पाई कितना आएगा, तो वो भी 1 आएगा, ठीक है। तो ये तीसरा वाला भी कितना आएगा, 1 आएगा। तो टोटल कितना आ गया, टोटल आ गया 3। अब याद रखिएगा, जैसे आपने ना इतना करा, इतना करने के बाद में आपको देखो एक चीज और पता होनी चाहिए कि जब भी आप मान लेते हैं एक चीज, जैसे आपके पास में एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसा सपोज करो, अगर आप डाइवर्जेंस ऑफ, है ना, सपोज करो फाई एक स्केलर क्वांटिटी है और ए कोई वेक्टर क्वांटिटी है, सपोज कर लो थोड़ी देर के लिए। आपको इसका जो है वो डाइवर्जेंस निकालना है, फिर आपको ग्रेडियंट के फॉर्म में अगर ये दे रखा है तो कैसे करना होता है मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। इसका एक फॉर्मूला होता है सिंपल सा। तो आपको क्या करना है, फाई मतलब अगर डेल डॉट फाई डॉट ए अभी ऐसे लिख रखा है, तो आपको याद रखिएगा फाई डेल डॉट ए वेक्टर, है ना, प्लस डेल और फिर फाई डॉट ए वेक्टर के बराबर हो जाता है ये। मतलब क्या करना है आपको, मतलब अगर आपको मान लेते हैं इसको सॉल्व करना है, तो आपको सबसे पहले तो फाई को बाहर कर देना है स्केलर क्वांटिटी को, उसके बाद में डेल निकाल देना है आपको ए का, है ना, मतलब डेल डॉट ए की वैल्यू निकाल ली है, उसके बाद प्लस लगाना है, ग्रेडियंट निकाल देना है फाई का, ठीक है। उसके बाद में इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ में कर दोगे आप, ए के साथ में कर दोगे, ठीक है। अब मतलब कैसे इसको यूज करना है मैं आपको बताऊंगा। इसमें एक तो फॉर्मूला ये वाला याद रखिए, दूसरा फॉर्मूला ये होता है कि अगर आपको डेल आर रेस टू पावर एन निकालना है सपोज करिए, तो इसका एक फॉर्मूला होता है एन आर रेस टू पावर एन माइनस 2 के इक्वल होता है ये, और
फिर r वेक्टर के बराबर हो जाता है ये। तो बस ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, n r⁻n-2 और r वेक्टर के इक्वल हो जाएगा ये। क्लियर? अब देखो कैसे हमको ये चीजें यूज करनी है मैं आपको बताता हूँ। ये दोनों फॉर्मूले हैं, इसको कैसे यूज करना है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए जैसे पहला हमारे को निकालना क्या है, हमने तो बस इतना सा निकाला ना, डाइवर्जेंस ऑफ आर की वैल्यू तो निकाली मैंने, डेल आर की वैल्यू, डेल डॉट आर, ठीक है। तो डाइवर्जेंस ऑफ आर की अगर मैंने वैल्यू निकाली तो 3 निकली। वो तो क्वेश्चन में पूछा भी नहीं था कहीं पे, है ना, तो कहीं पे भी नहीं पूछा था। तो इसका यूज क्या है मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। 1 मिनट रुक जाओ, वो इमेज ही उड़ गई थी वहां से। चलो यहां से इसको रब करना है हमारे को, पहले मैं इसको रब कर देता हूं, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा समझाता हूं इसको। जैसे याद रखिएगा हमने डेल डॉट आर की जो वैल्यू निकाल ली है वो कितनी निकाल ली है, वो 3 निकाल ली है। आर कैप की, आर वेक्टर आर की जो वैल्यू निकाली है वो कितनी निकाल ली, 3 निकाल ली हमने। इसको कहीं पे यूज करना होगा तो हम कर लेंगे उसको यूज ना, ठीक है। तो अब हमारे को निकालना क्या है, हमारे को निकालना है डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब, है ना। तो आर क्यूब को अगर मैं चाहूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, आर की पावर -3 और वेक्टर आर, यस और नो, इज दैट पॉसिबल, है ना। अगर ये पॉसिबल है तो मैं इस फॉर्मूले से इसको ओपन कर लेता हूं। देखो ये फाई जो है स्केलर फंक्शन और ये वेक्टर है ना। तो इस फॉर्मूले से अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, r⁻³ लिखना पड़ेगा। फिर क्या करना पड़ेगा, डेल डॉट आर कैप करना पड़ेगा, आर वेक्टर आर करना पड़ेगा, मैं आर कैप बोल दे रहा हूं बार बार, ठीक है। प्लस फिर मैं क्या करूंगा, डेल r⁻³ करूंगा और इसको किससे फिर ऑपरेट कर दूंगा, किसके साथ में, वेक्टर आर के साथ में। सही है। अब जरा इसकी वैल्यू देखो, इसकी वैल्यू थी 3, तो ये हो गया 3r⁻³ प्लस इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, इसमें वही वाला फॉर्मूला लगाऊंगा जो सेकंड वाला मैंने आपको लिखवाया। क्या लिखवाया कि ये आगे आ जाता है, इसकी पावर 2 कम हो जाती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको आगे लेकर आएंगे -3 को और r की पावर 2 कम कर देंगे, है ना, 2 कम कर देंगे और r लिख देंगे इसके साथ में, ठीक है। फिर r डॉट r मॉड r होता है ना, मॉड r अगर r के बराबर है तो ये r² हो जाएगा। क्या बात ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम इसमें कर ये रहे हैं कि हम 3r⁻³ लिख रहे हैं, ठीक है, और -3r⁻, देखो ये r की पावर -5 r की पावर 2 तो r⁻³ हो रहा है। तो एक कट गया, कट के आंसर कितना आ गया, 0 आ गया और 0 इसका करेक्ट आंसर हो गया। मेरी बात आ रही है समझ में, कैसे कैसे करा है हमने सॉल्व। हाँ, तो इस तरीके से आप कभी भी सॉल्व करोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 इसका करेक्ट आंसर है। अगर आपने भी यही निकाला तो बहुत ही बढ़िया, नहीं निकाला तो देखिए कि क्या गड़बड़ है आपसे, ठीक है। चलो बढ़िया, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। एक क्वेश्चन और दे रहे हैं आपको, ये है न्यूमेरिकल एनालिसिस का क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल एनालिसिस से एक क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में, एलटी में बोला गया था द वैल्यू ऑफ del² बाई ई एक्स क्यूब क्या होगी, ठीक है। फॉरवर्ड ऑपरेटर है, शिफ्ट ऑपरेटर है, आपको दोनों बताना है यूज करके इसका आंसर क्या आएगा। 2x आएगा, 4x आएगा, 3x आएगा या 6x आएगा। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा ये बताएंगे। देखो मैं आपको थोड़ा सा डेफिनेशन के बारे में बता देता हूं। अगर मान लेते हैं फॉरवर्ड ऑपरेटर की बात करें, जो डेल fx है ना, तो इसका नॉर्मल सा एक फॉर्मूला होता है fx प्लस h, है ना, माइनस fx होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें शिफ्ट ऑपरेटर की, जैसे हमारे को मान लेते हैं इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये ऑब्वियस सी बात है, एक लाइन आगे कर देता है ये, तो fx प्लस h इसकी वैल्यू होती है ना। तो इनको यूज करिएगा, ये चारों में से एक आंसर है इसका, बताइए कौन सा आंसर इसका आपके हिसाब से आएगा। 50 सेकंड का आपको टाइम दे देते हैं। दोनों फॉर्मूले लिख दिए आपके सामने, जहां जैसे यूज करना है वैसे यूज करिए इसको, ठीक है। पक्का समझ में आ रहा है इतना। अब इसको देखो कैसे करेंगे हम, वो हम थोड़ा सा बताते हैं। जैसे del² दे रखा है, अपॉन में e दे रखा है और x³ दे रखा है, ठीक है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो इन दोनों से ना, इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 अगर मैं कंसीडर करूं तो इसमें एक ना, दोनों में एक रिलेशनशिप होती है। याद ये रखिएगा, एक रिलेशनशिप होती है कि डेल और ई में, है ना। तो डेल जो होता है वो एक्चुअल में e-1 के इक्वल होता है। कैसे होता है, इन दोनों इक्वेशन को सपोज करो आप मान लेते हैं हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करें या ऐड कर देते हैं, ठीक है। ऐड करूंगा या ऐड भी मत करो, इसको उठा के यहां पे रख दो। क्या मैं इसकी जगह पे del fx प्लस इक्वल टू ई एफ एक्स कर सकता हूं, ई एफ एक्स माइनस एफ एक्स कर सकता हूं, ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको उठा के एफ एक्स प्लस एक्स की जगह पे ये रख दिया, चलेगा। तो अगर मैं ऐसे करता हूं तो एफ एक्स देखो यहाँ पे कॉमन आ रहा है, तो डेल एफ एक्स इज इक्वल टू आ रहा है e-1,
एफ एक्स के बराबर आ रहा है। वैसे ये डायरेक्ट रिजल्ट होता है, आपको याद रहेगा तो अच्छी बात है, डेल इज इक्वल टू होता है ई माइनस वन के इक्वल। ठीक है, तो ये चीज ना मैं यहाँ पे यूज करूंगा, है ना। कैसे यूज करेंगे अभी उसको देखेंगे। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, मैं यहाँ से हटा रहा हूँ अब इसको ना। ठीक है, क्योंकि मेरे को स्पेस ज्यादा चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो मैं इसको हटा रहा हूँ। तो इसको हम ई माइनस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई, है ना, और एक्स क्यूब ऐसे लिखा जा सकता है इसको। अब ई माइनस वन का होल स्क्वायर कैसे खोलते हो आप, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, है ना, बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, सॉरी माइनस टू ई हो जाएगा, अपॉन में ई आ जाएगा, है ना, और एक्स क्यूब तो है ही बाहर। ठीक है, अब क्या करो, ई से इसको जैसे डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा ई प्लस ई रेस टू पावर माइनस वन, है ना, माइनस टू, और एक्स क्यूब ये ऐसा आ जाएगा। अब क्या करो, यहाँ पे डेफिनेशन लगाना शुरू करेंगे हम। ठीक है, डेफिनेशन कैसे लगाएंगे देखते हैं अभी, एक मिनट पहले इसको। ठीक है, देखो जैसे पहले इसके साथ में ऑपरेट होगा, फिर इसके साथ में ऑपरेट होगा, फिर इसके साथ में ऑपरेट होगा एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब को जब हम ऑपरेट करेंगे तो इसका मतलब हम ऐसे लिख रहे हैं, शिफ्ट ऑपरेटर लिख रहे हैं एक्स क्यूब के साथ में पहले, तो फिर प्लस ई रेस टू पावर माइनस वन, फिर एक्स, है ना, माइनस टू एक्स क्यूब। तो देखो काम क्या होता है इसका, जैसे अगर e की पावर वन है ना, तो शिफ्ट ऑपरेटर करता क्या है, जैसे वन पावर है तो ये एक्चुअल में x प्लस वन में, यानी एक आगे इसको ओपन कर देगा, ओपन कर देगा तो ये एक्स क्यूब जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन का क्यूब हो जाएगा। ऐसे ही रेस टू पावर अगर माइनस वन है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मतलब आपने वो फॉर्मूला पढ़ा होगा कि ई एफ एक्स ऐसे कभी लिखा हो, तो अगर हम इसको चाहें तो एफ एक्स प्लस एच या एफ एक्स प्लस वन लिख सकता हूँ अगर यहाँ पे वन है तो, और अगर मान लेते कुछ n है तो यहाँ पे n लिखा जा सकता है। तो ये वाले फॉर्मूले से हम इसको ओपन कर रहे हैं। ठीक है, अब सेकेंड वाले को हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस वन का होल क्यूब, है ना, माइनस टू एक्स क्यूब, एक्स प्लस वन का होल क्यूब यानी a प्लस बी का होल क्यूब, ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर, और प्लस थ्री ए बी स्क्वायर यानी थ्री एक्स, है ना, फिर a क्यूब यानी एक्स क्यूब माइनस बी क्यूब करूंगा मैं, है ना, तो वन का क्यूब वन हो जाता है, और फिर माइनस थ्री ए स्क्वायर बी, है ना, तो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर और प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, थ्री एक्स माइनस टू एक्स क्यूब। ठीक है, तो देखो वन से ये वाला वन का क्यूब क्या वन ही लिख दो इसको, ये वन जो है ये वाला वन कट हो जाएगा। ठीक है, थ्री एक्स स्क्वायर से थ्री एक्स स्क्वायर कट हो रहा है, टू एक्स क्यूब से ये दोनों एक्स क्यूब कट हो रहे हैं, तो मिल क्या रहा है, हमारे को मिल रहा है थ्री एक्स प्लस थ्री एक्स, और थ्री एक्स प्लस थ्री एक्स होता है सिक्स एक्स, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगर आपने डी बनाया बहुत बढ़िया, नहीं बनाया तो गड़बड़ हो गई है। ठीक है, तो डी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए था हमारे हिसाब से, और आपके हिसाब से भी यही आंसर इसका निकलेगा। ठीक है, क्लियर है। चलो अगर ये बना सही तो ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं भी बना तो कोई बात नहीं। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको ये बोल रखा है कि tan इनवर्स x अपॉन y माइनस tan इनवर्स x माइनस y अपॉन x प्लस y की वैल्यू क्या होगी, पाई बाय 2, पाई बाय 3, पाई बाय 4 या पाई बाय 4 माइनस 3 पाई बाय 4 दोनों। ठीक है, टीजीटी 2005 का क्वेश्चन है, जल्दी करिएगा इसको सॉल्व करने के लिए आपको देंगे हम इसमें कितने सेकंड चाहिए आपको, 40 दे देते हैं, 40 सेकंड का टाइम दे रहे हैं आपको। 40 सेकंड में इसको सॉल्व करके आंसर एक बना के अपने हमारे पास में रखिए, अपने दिमाग में रखिए। ठीक है, और देखिएगा कि वो आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। मैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। tan इनवर्स क्या दे रखा है, ये x अपॉन y दे रखा है, माइनस tan इनवर्स x माइनस y अपॉन x प्लस y दे रखा है। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे को वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला ये होता था tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई। लेकिन एक दिक्कत है, अगर आप इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हो ना, ये बड़ा दिक्कत करेगा। हाँ, ये बहुत ज्यादा दिक्कत करेगा, ये मतलब सॉल्व करने में आपको आफत ला देगा इस क्वेश्चन को ना। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को ना थोड़ा सा इजी बनाने की कोशिश करेंगे। अब इजी कैसे बनाएं, देखो इजी ऐसे बनाओ, जैसे tan इनवर्स क्या दे रखा है, x अपॉन वाई दे रखा है, इसको किसी तरीके से x अपॉन वाई में कन्वर्ट करते हैं। x अपॉन वाई में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, आप क्या करो, इसमें से ना y कॉमन ले लो, ऊपर भी और नीचे भी। जैसे y कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x अपॉन वाई माइनस वन, एक्स अपॉन वाई माइनस वन, और नीचे हो जाएगा x अपॉन वाई प्लस वन। ठीक है, तो इस y से ये y कट हो सकता है। अब x अपॉन वाई करा क्यों मैंने, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। tan इनवर्स x अपॉन वाई माइनस tan इनवर्स x अपॉन वाई माइनस वन ऐसे लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं वन प्लस एक्स अपॉन वाई। तो ये ना एक्चुअल में ये वाले फॉर्मूले कैसा है, x माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई,
आ रही बात समझ में? 1 प्लस एक्स वाई, 1 प्लस एक्स वाई, एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स वाई, तो अगर मेरे को ये समझ में आ रहा है तो ये एक्चुअल में फॉर्मूला जो है वो है, फॉर्मूला जो बन रहा है ये बन रहा है टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई, ये तो ऐसे लिखो, और ये बन रहा है टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, यानी टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई माइनस टेन इनवर्स वाई यानी 1, ठीक है। इसका फॉर्मूला बन रहा है ये, तो इसका बन रहा है, तो देखो इसको खोलूंगा ब्रैकेट को तो ये खत्म है ना, ये खत्म, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया टेन इनवर्स 1 के बराबर, टेन इनवर्स 1, और टेन इनवर्स 1, 10 में 1 कितने डिग्री पे आता है? तो पाई बाय 4 पे आता है। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी इसका करेक्ट आंसर है। अगर आपने सी बनाया है इसका आंसर तो बहुत ही बढ़िया, नहीं बना आपसे तो कोई बात, नया क्वेश्चन बनाना। इसी सीरीज का काम ही यही है कि आपको एक एक मतलब क्या बोलते हैं, एक प्रॉपर तरीका देना कि आपको एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। जो गलतियां यहाँ पे कर रहे हो एग्जाम में नहीं होगी फिर आपसे, है ना। तो आप उस चीजों का ध्यान रखोगे और चीजों को बढ़िया से करोगे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दोबारा से इनवर्स का ही दे रखा है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि 10 cos इनवर्स 4/5 प्लस 10 इनवर्स 2/3 का मान क्या होगा? 6/17, 17/6, 7/16 या नन ऑफ दीज। चलो बनाओ इसको। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी में से कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा? ए, बी, सी या डी। कितने सेकंड चाहिए? 40 सेकंड देता हूं आपको, 40 सेकंड का आपके पास में टाइम है, बनाओ आंसर बताओ। देखो आपको दे रखा है 10 cos इनवर्स 4/5 प्लस 10 इनवर्स 2/3। पहले तो ये देखो cos इनवर्स 4/5 है, तो हमको एक दिक्कत है, मतलब ये 10 हटाना है। आंसर देखो, आंसर में कहीं पे भी 10 नहीं आ रहा, तो ये वाला 10, ये वाला cos, ये वाला 10, ये सब हटेगा। तो ये हटाना है तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे कंपेयर करके हटाना पड़ेगा। अब कंपेयर करके कैसे हटता है याद रखिएगा, 10 tan इनवर्स x कभी भी अगर हो, इसकी मतलब पर्टिकुलर डोमेन के अंदर अगर x की वैल्यू लाई कर रही हो तो इसकी वैल्यू जो हो जाती है वो x हो जाती है, यानी इनवर्स से ये वाला फंक्शन हटा सकते हो आप, ठीक है। तो इसका आंसर x आ जाता है, याद रखिएगा। तो अगर आपको मान लेते हैं बाहर वाला 10 हटाना है तो अंदर वाले में सबका सब 10 इनवर्स बनना चाहिए, बट यहाँ पे तो cos इनवर्स लिखा हुआ है। तो इसको cos को 10 में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो याद रखिएगा cos का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। 4 जो है ना इसको बेस कंसीडर करो, 5 जो है उसको हाइपोटेनस करो, और इसको पाइथागोरस थ्योरम लगा के तीसरी साइड निकाल दो, है ना, यानी परपेंडिकुलर आप निकाल दो। अगर थीटा यहाँ पे आ रहा है तो परपेंडिकुलर कितना हो गया? परपेंडिकुलर 3 हो गया। अब 3 आपने निकाला परपेंडिकुलर, तो यहां से इसको ना 10 में कन्वर्ट कर दो, तो ये हो गया 10 इनवर्स 3/4 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। यानी ये cos को मैं 10 में इस तरीके से बदलता हूं। आपको क्या करना है? एक ट्राइंगल बनाना है, ट्राइंगल में cos के ये जितनी भी चीजें वो लिखनी है, उसके बाद तीसरी साइड निकालनी है, और उसके बाद में जो भी पूछा जाएगा उसमें कन्वर्ट कर दो। तो 10 इनवर्स 3/4 और 10 इनवर्स 2/3, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब ये लिखने के बाद में हम क्या करेंगे? इसमें एक फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला कौन सा? फॉर्मूला यही वाला। कौन सा वाला? ये वाला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई के इक्वल होता है। ये x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई के इक्वल होता है। तो अगर मेरे को मान लेते हैं इसको सॉल्व करना है ना, इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे? हम इसको लिखेंगे tan इनवर्स x प्लस वाई का मतलब हो गया 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं बस, है ना। तो कैलकुलेशन देखो, इनवर्स से तो ये गया, हट गया, तो 3 चौक हो गया 12, नीचे 12 लिख देते हैं, 3 3 9, 4 2 8, 9 और 8 17, ठीक है। अपॉन में 3 चौक 12, 12 माइनस 3 2 6 अपॉन में 12, तो ये 12 से 12 कट हुआ, ये आ रहा है 17/6, 17/6 ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपका भी सी आया ऑप्शन नंबर तो करेक्ट करा है आपने, नहीं आया तो देखो आपने क्या मिस्टेक करी। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? 17/6 करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? कोई डाउट? बहुत बढ़िया, ठीक है। हमने हर क्वेश्चन मतलब हर कोशिश करी है कि ज्यादातर चैप्टर से क्वेश्चन उठाएं आपके, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है वो एक मैराथन में आपके कराएं। मतलब इतना तो होना चाहिए कि 20 से ऊपर क्वेश्चन आपके हों, तो 24-25 क्वेश्चन अगर हो जाते हैं आपके तो बढ़िया हो जाएगा आपके, है ना। एक मैराथन में पूरा का पूरा वो बन जाएगा, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। क्वेश्चन में बोल रखा है द वेरिएंस ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 5 इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 3 देन द वेरिएंस ऑफ ऑब्टेन्ड ऑब्जर्वेशन इज। चलो स्टार्ट करो, ठीक है। वीडियो की स्पीड कम ज्यादा कर सकते हो अपने हिसाब से आप, ठीक है, कर लेना, इसलिए आपको यूट्यूब पे दे रहे हैं सारा का सारा, ठीक है। तो आपको ये बोल रखा है कि 20 ऑब्जर्वेशन का वेरिएंस जो है वो 5 है, ठीक है। और अगर हर ऑब्जर्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करा जाता है तो नया वेरिएंस क्या होगा? 15 होगा, 75 होगा, 8 होगा या 45 होगा? बताओ इसको। केवीएस में आया था ये
पीजीटी में हमने देखो पूरा ना इसके ऊपर बहुत सारा चीजें करवाई है, बहुत सारी वीडियोस करवाई हैं, 30 सेकंड का आपको टाइम दे रहे हैं, इसको सॉल्व करिएगा और बहुत इजी होता है इसको सॉल्व करना। तो होता क्या है कि अगर मान लेते हैं आपको ओल्ड वेरिएंस दे रखा है, वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं, है ना। सपोज करो ये दे रखा है आपको कुछ भी एक्स दे रखा है सपोज करो, है ना। तो अगर आपको न्यू वेरिएंस निकालना हो और मतलब हर ऑब्जर्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो याद रखिएगा वो होता है ए स्क्वायर इंटू एक्स के बराबर, ठीक है। अगर ऐसा है तो याद रखिएगा ए क्या है, वो नंबर है जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, है ना, मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो इस क्वेश्चन में ओल्ड वेरिएंस जो है, ओल्ड वेरिएंस है ना, ये जो है ये आपको दे रखा है 5। अब आपको ये बोल रखा है हर ऑब्जर्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करा है, 3 से मल्टीप्लाई करा है। तो बताओ न्यू वेरिएंस क्या होगा। तो न्यू वेरिएंस निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, ओल्ड वाले वेरिएंस को मल्टीप्लाई करनी है नंबर के स्क्वायर से, यानी 3 के स्क्वायर से 5 को मल्टीप्लाई करनी है। तो 9 इंटू 5 कितना होता है, 9 5 जा 45। और ये फॉर्मूला है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं बता रहे हैं आपको, ठीक है। ये फॉर्मूला है, हमने आपको पूरा का पूरा टेबल बताई है इसके बारे में, ठीक है। नहीं पढ़ा तो बिल्कुल जाके उसको पढ़िएगा, स्टैटिस्टिक्स वाली पूरी की पूरी प्लेलिस्ट में सारा का सारा बता रखा है, ठीक है। तो आंसर इसका 45, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, कोई डाउट? चलो बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बैग कंटेन्स, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है भाई। द बैग कंटेन्स 5 रेड 3 ब्लू बॉल्स इफ 3 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब होता है रिप्लेसमेंट अलाउड नहीं है, ठीक है। विदाउट रिप्लेसमेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 रेड बॉल इज। चलो भाई बताओ कैसे करोगे इसको। ऑप्शन नंबर ए है 45/196, ऑप्शन बी है 135/392, ऑप्शन नंबर सी जो है वो है 15/56 और ऑप्शन नंबर डी जो है वो है 15/29। आपको ये पूछा गया है कौन सा इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। जल्दी बनाइएगा इसको, जितना हो सके उतनी जल्दी बनाइएगा, ठीक है। चलो हम इसको सॉल्व करना शुरू करें क्या। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब ये होता है एक बॉल अगर चली निकाल ली तो उसको दोबारा वापस नहीं डाल सकते आप, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। सॉल्यूशन बता रहे हैं इसका हम, ठीक है। 40 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, 40 सेकंड में आप इसको वीडियो को कर लीजिएगा, ठीक है। प्ले। अ बैग कंटेन्स 5 रेड एंड 3 ब्लू बॉल्स। ये तो अगर मैं बात करूं रेड बॉल कितनी है, तो रेड है 5, ब्लू कितनी है भाई, ब्लू है 3, तो टोटल कितनी हो गई टोटल हो गई 8। तो आपसे बोल रखा है कि 3 बॉल निकाली इन्होंने, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखिए इसकी प्रोबेबिलिटी अगर तुम्हारे को निकालनी भी है, मान लेते हैं निकालना चाहते हो आपकी एग्जैक्टली एक बॉल जो है वो रेड कलर की होनी चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी। देखो सारे के सारे केसेस लेने पड़ेंगे, यानी ऐसा हो सकता है पहली बॉल रेड निकल जाए, दूसरी ब्लैक निकल जाए, तीसरी ब्लैक निकल जाए, या तो ऐसा हो सकता है पहली मान लेते हैं रेड ना निकले, पहली ब्लैक निकल जाए, दूसरी रेड निकल जाए, है ना, और तीसरी ब्लैक निकल जाए। या तो ऐसा हो सकता है प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी पड़े कि पहली ब्लैक निकल जाए, दूसरी ब्लैक निकल जाए, तीसरी रेड निकल जाए। तो जैसे पहली बॉल अगर रेड निकल जाती है तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5 अपॉन टोटल कितनी है, तो आप बोलेंगे 8। और इसमें मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगा सकते हैं ना। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम मतलब रेड एंड ब्लैक, कभी भी अगर एंड वर्ड आता है तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगा सकते हैं। यानी पहली रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 5/8, दूसरी ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, अब क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते। मान लेते हैं आपने एक बॉल थी ये निकाल ली इस बैग से, ठीक है, अब ये निकल गई, टोटल इसमें 8 बॉल थी, अब बॉल कितनी बची, तो आप बोलेंगे सर 7, है ना। तो रिप्लेसमेंट अलाउड नहीं है, रिप्लेसमेंट अलाउड नहीं है, तो अब बॉल टोटल होगी 7, एक ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 3/7 हो गई। मान लेते चलो एक ब्लैक भी निकल गई, है ना। तीसरी बॉल ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आप बोलेंगे सर अब 2 ब्लैक बॉल बची हैं, 2 में से 6, है ना। प्लस ऐसे ही इसमें करो, देखो पहली ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी, तो ब्लैक कितनी 3, टोटल कितनी 8। मान लेते हैं एक ब्लैक आ गई, तो दूसरी रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, तो रेड है 5 7, तीसरी 2 6, आ रही है बात समझ में। प्लस 3/8 इसको दोबारा से कर सकता हूं, फिर 2/7 कर सकता हूं, इंटू 5/6 कर सकता हूं, है ना। अब इन सब की मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा, देखो नीचे तो 8 7 और 6 आ रहा है 8 इंटू 7 इंटू 6, ऊपर कितना आ रहा है 5 3 15 दूनी 30, है ना, प्लस 5 3 15 दूनी 30, प्लस 3 दूनी 6 पंजे 30, 3 3 6 3 9, 90 आ रहा है ऊपर, ठीक है। और ऊपर अब 90 आ रहा है, नीचे आ रहा है 8 गुणा 7 गुणा 6, तो 90 6 से कटेगा 15 बारी में, है ना। और तो नहीं कुछ कट होता नहीं, बस ठीक है। तो 15/8 7 56, 56 कौन सा ऑप्शन है,
ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है, तो सी ऑप्शन अगर आपका निकला है तो बहुत बढ़िया, नहीं निकला तो देखो क्या गलती हुई है। ठीक है, समझ में आ रहा है पक्का? हाँ, समझ में आना चाहिए ना। बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो, मजा आ रहा है पक्का है? फील आ रहा है? अच्छी बात है। अब ये और आएगा, देखो आपको बोल रखा है द लाइन x माइनस फोर बाई वन वाई माइनस टू बाई वन जेड माइनस के बाई टू लाइज ऑन द प्लेन 2x माइनस फोर वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 7, देन द वैल्यू ऑफ k इज। एक प्लेन है, इस पे एक लाइन लाई कर रही है, लाइन मतलब उस पे है वो। ठीक है, लाइन की इक्वेशन दे रखी है आपको, ये है। प्लेन की इक्वेशन आपको दे रखी है, ये वाली है। तो बताओ k की वैल्यू क्या होगी? तो भाई कैसे निकालोगे इसको? चार ऑप्शन दे रखे हैं, 7, 5, -7, -5। जल्दी से इसका एक आंसर बताइए कि कौन सा इसका करेक्ट, ए, बी, सी या डी। ठीक है, कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा? चलो स्टार्ट करो। देखो मैं सीधा सीधा सा बताता हूं। ऐसा होता है कि अगर मान लेते हैं कोई लाइन है, कोई प्लेन पे लाई कर रही है ना, कोई भी अगर लाइन है मान लेते तो अगर ये लाइन मान लेते किसी पॉइंट से पास हो जाती है, जैसे सपोज करो ये पॉइंट है x1 y1 z1, है ना, इस पॉइंट से पास हो रही है, इस प्लेन पे लाई कर रही है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ ये प्लेन मान लेते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी, है ना, ये प्लेन है। ठीक है, तो क्या ये तीनों के तीनों पॉइंट जो है वो इस प्लेन के भी पॉइंट है? तो आप बोलेंगे यस सर, ऐसा तो है। अगर ऐसा होता है तो ये लाइन की इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करते ही है, ये प्लेन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करते हैं। और लाइन की इक्वेशन जो होती है x माइनस एक्स वन अपॉन ए, है ना, इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, है ना, इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी होता है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ x1 y1 z1 यही तो वो पासिंग पॉइंट्स है ना। तो अगर मान लेते हैं आपको ये पता लगाना है कि कोई लाइन है वो किसी प्लेन से पास हो रही है, और ये मतलब k की वैल्यू क्या होगी या कुछ और वैल्यू निकालनी होगी आपको, तो क्या याद रखिएगा, ये जो x1 y1 z1 ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट लाइन के तो है ही, प्लेन के भी पॉइंट है, यानी ये प्लेन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे। तो इसका मतलब आपको क्या करना है, यहाँ से सबसे पहले x1 की वैल्यू, y1 की वैल्यू, है ना, और z1 की वैल्यू आपको निकाल लेनी है। निकाल लिया आपने 4, 2 और k, है ना। और आपको ये याद रखना है कि ये जो पॉइंट्स होंगे ना, ये प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ प्लेन, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ प्लेन। इक्वेशन ऑफ प्लेन को सेटिस्फाई करेंगे क्योंकि प्लेन पे भी तो लाई कर रहे हैं ना। तो इसका मतलब 2x माइनस 4y प्लस जेड इज इक्वल टू 7 है, तो यहाँ पे x1 y1 z1 की जगह पे आप ये डाल सकते हो। तो 2 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 2 प्लस जेड की जगह पे k इज इक्वल टू 7 डाल दो। तो k की वैल्यू निकालने के लिए 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, अरे भैया k की वैल्यू तो 7 आ गई। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो 8 में से 8 माइनस कर दिया ना हमने, ये देखो ये गया, ये गया, ये गया। ठीक है, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 7। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन था ये, समझ में आ रही है बात? कोई डाउट है किसी भी तरीके का? नहीं है ना, पक्का ना? चलो बढ़िया। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दे रहे हैं 2D से एक और, ये 3D का था, इस अब जो है वो 2D का क्वेश्चन दे रहे हैं। क्वेश्चन में ये बोल रखा है इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद सेंटर 0 0 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 टेंजेंट इज। एक सर्कल है ना, सर्कल है, ये है सर्कल मान लेते हैं, इसका सेंटर है 0 0, ओरिजिन से पास हो रहा है मतलब इसका सेंटर ना, और इस पे एक टेंजेंट है। आपसे बोला है इस टेंजेंट की इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। तो बताओ इस इक्वेशन की सर्कल क्या होगा, इस सर्कल की इक्वेशन क्या होगी? ठीक है, इस इक्वेशन का सर्कल बोल रहा था मैं, इस सर्कल की इक्वेशन क्या होगी? तो देखो सर्कल की इक्वेशन निकालना कोई टफ काम नहीं है, आपको पहले ना थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है। सर्कल की इक्वेशन कैसे क्या होती है, किसी भी सर्कल की इक्वेशन वो होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, है ना। और अगर वो सर्कल मान लेते हैं सेंटर से पास हो रहा है, तो इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो आपको करना क्या है, बस खाली आर की वैल्यू निकालनी है। आर की वैल्यू आ गई तो आपका काम हो जाएगा, है ना। अगर आर की वैल्यू निकल गई तो आपका आंसर मिल जाएगा आपको कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर है ना। तो रेडियस निकालना है हमारे को, मतलब किसी भी तरीके से अगर ये रेडियस निकल जाती है तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे इसको 40 सेकंड का टाइम लीजिएगा आप इसको करने के लिए ना। रेडियस एक्चुअल में यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस है, ये है डिस्टेंस रेडियस। तो आप अगर इसको देख पा रहे हो तो ये ऐसे आपने पढ़ा होगा, एक पॉइंट है 0 0, सपोज करो x1 y1, और ये एक लाइन है ना 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। तो पॉइंट से लाइन तक की डिस्टेंस है अगर आपको पता हो तो, है ना। तो अगर मान लेते हैं अगर आपको कोई मतलब पॉइंट है x1 y1, है ना, और आपको कोई लाइन दे रखी है, सपोज करो
मैं ये मान लेता हूं कि लाइन जो है वो ax प्लस बी वाई मान लेता हूं ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये लाइन है। तो अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है ना आपको, पॉइंट से लाइन तक की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, ये होता है ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन में अंडर रूट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूं, दिख पा रहा है ना आपको, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हम इसमें यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, किसी भी तरीके से इसकी रेडियस निकालने की कोशिश करेंगे। तो रेडियस जो होगी एक तरह से वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के फॉर्मूले से यूज होगी। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में करते क्या है कि 2 इंटू x1 की जगह पे 0 डालूंगा, प्लस 3 इंटू y1 की जगह पे 0 प्लस c, है ना, अपॉन में अंडर रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करूंगा मैं। मेरी बात समझ में आ रही है क्यों करा मैंने? अच्छा ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज करके तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन निकाली है मैंने, ठीक है। 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 4 13, अंडर रूट 13, ठीक है। तो ये आ गया, ये आया आर। तो अगर मेरे को आर स्क्वायर निकालना होगा तो कितना होगा, 25 अपॉन 13 होगा, ठीक है। रूट हट जाएगा, यहाँ पे 25 हो जाएगा। अब मुझे पता है इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है। इक्वेशन ऑफ सर्कल अगर वो सेंटर से पास हो रहा है तो वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, है ना। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 अपॉन 13 हो गया। इसकी इधर मल्टीप्लाई करो तो 13 एक्स स्क्वायर प्लस 13 वाई स्क्वायर बराबर हो गया 25। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी इसका करेक्ट आंसर आ गया। आई बात समझ में? ऐसे करना है इसको, कोई डाउट, क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन और देते हैं, इसको नोट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन करने के लिए आपको देंगे फिर दोबारा से 40 सेकंड का टाइम, 40 सेकंड में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सही आंसर बताइएगा, ठीक है, बिल्कुल। चलो देखो जरा, आपको क्या बोल रखा है कि log 1 प्लस आइटा की वैल्यू क्या होगी, 1/2 log 2 होगी, π/4 1/2 log 2 होगी, 1/2 log 2 प्लस आइटा बाय π/4 होगी। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, ठीक है। तो अगर आपको याद हो इसको करेंगे कैसे, मैं 40 सेकंड का टाइम दे रहा हूं इसको करने के लिए। इसको करने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, log x प्लस आइटा y का एक फॉर्मूला होता था, क्या होता है, 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, प्लस आइटा tan इनवर्स y अपॉन x, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा। कुछ नहीं करना, x जो होता है, जैसे मतलब मान लेते हैं log 1 प्लस आइटा की वैल्यू निकालनी है मेरे को, है ना। तो x होता है 1 और y भी कितना है, 1 है, आइटा के बगल वाला नंबर। तो कुछ नहीं करना, 1/2 log इसको लिखेंगे 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस आइटा tan इनवर्स, है ना, 1/1 कर दूंगा मैं। तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर तो 2 हो जाता है, तो 1/2 log 2 आ रहा है, प्लस आइटा tan इनवर्स 1 कितना होता है, π/4 होता है। लो खत्म हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी इसका करेक्ट आंसर। लो क्लियर है। तो 40 सेकंड ज्यादा तो मतलब कम तो नहीं दिए थे ना, ठीक दिए थे मैंने इसके लिए, है ना। चलो नोट करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रखा है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 2 प्लस साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 3 इज इक्वल टू, अगर x है तो cos हाइपरबोलिक x की वैल्यू क्या होगी। चार ऑप्शन दे रखे हैं, 1/2 3√5 प्लस 2√10 होगा, 1/2 3√5 माइनस 2√10 होगा, 1/2 12 प्लस 2√50 होगा, या 1/2 12 माइनस 2√50 होगा। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आपसे पूछा है कौन सा इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, बनाइए इसको। कितना टाइम चाहिए इसके लिए, 50 सेकंड दे दूं, चलेगा, दौड़ेगा, है ना। चलो देखो कैसे करेंगे इसको, मैं आपको बताता हूं। मान लो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 2 जो है उसको कुछ और मान लो तो अल्फा मान लो थोड़ी देर के लिए, है ना। और साइन हाइपरबोलिक इनवर्स, मैंने ये वाला क्वेश्चन ना एक बार पहले भी करवा रखा है क्लास में अपनी, 3 इज इक्वल टू मान लेते हैं बीटा मान लेते हैं, और मुझे खुद ही याद नहीं है मैंने कैसे करवाया है, लेकिन मैं इसको इस तरीके से करवा रहा हूँ इस समय। तो इसको अगर मेरे को सोल्व करना है तो इसको देखो, मैं ऐसा कुछ बनेगा ना, साइन हाइपरबोलिक अल्फा इज इक्वल टू 2 की, और साइन हाइपरबोलिक बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 3 बीटा, ठीक है, ये 3 के इक्वल हो जाएगा। अब एक्चुअल में मुझे निकालना है cos हाइपरबोलिक x की वैल्यू निकालनी है, किसकी, cos हाइपरबोलिक x की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें क्या करूंगा, मैं फॉर्मूला यूज करूंगा। फॉर्मूला कौन सा दिखाता हूं, तो फॉर्मूला तो देखो हम यूज करेंगे cos हाइपरबोलिक x प्लस y वाला। मैं बता देता हूं, जैसे मान लेते हैं इसको cos हाइपरबोलिक x की वैल्यू निकालनी है। x है क्या, x है एक्चुअल में ये पूरा का पूरा, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देख पाओ, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 2 को मैंने अल्फा माना है, इसको मैंने बीटा माना है, तो इसका मतलब cos हाइपरबोलिक अल्फा प्लस बीटा। तो अगर आपको फॉर्मूला पता है तो मैं आपको बता देता हूं, देखो इसका फॉर्मूला बड़ा आसान होता है। इसका फॉर्मूला होता है cos x प्लस y का जो फॉर्मूला होता है ना, वही लगता है। हाइपरबोलिक में थोड़ा सा सिंबल का फर्क होता है। तो ये होता है cos हाइपरबोलिक अल्फा
कॉस हाइपरबोलिक बीटा, माइनस नहीं लगता यहाँ पे लग जाता है प्लस, साइन हाइपरबोलिक अल्फा साइन हाइपरबोलिक बीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ। कॉस हाइपरबोलिक अल्फा की वैल्यू देखो अब हमारे पास में नहीं है, यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक बीटा की भी वैल्यू नहीं है, साइन हाइपरबोलिक अल्फा की है, साइन हाइपरबोलिक बीटा की है। तो हम क्या करते हैं, कॉस हाइपरबोलिक अल्फा को साइन हाइपरबोलिक अल्फा में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको लिखते हैं अंडर रूट 1 प्लस साइन स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा, और दूसरे वाले को अंडर रूट 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा लिख लेते हैं, प्लस साइन हाइपरबोलिक अल्फा साइन हाइपरबोलिक बीटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, इसमें वैल्यू डालेंगे, अंडर रूट में 1 प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू अंडर रूट में 1 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 3 हो जाएगा, 1 प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा ना। और अगर मैं इसको मान लेते हैं, इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 9 10 हो जाता है। ठीक है, प्लस 6 हो जाएगा, तो 50 हो गया ये, तो 50 प्लस 6। अब ये ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा, ऑप्शन में देखो 1/2 है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, पूरे क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देता हूँ। तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 2 रूट 50 हो जाएगा, प्लस 6 दूनी 12 हो जाएगा, और होल अपॉन में कितना आ जाएगा भैया, 2 आ जाएगा। तो ये बात समझ में आ रही है, कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर बन रहा है। तो अगर आपने 3 निकाला तो बढ़िया, नहीं निकला तो देख लेना क्या गलती हुई है आपसे। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर, कोई डाउट, समझ में आ रही बात। चलो एक और क्वेश्चन देते हैं आपको, ये लो क्वेश्चन आपको दे रखा है कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ 27 cos 2x इंटू 81 sin 2x क्या होगी, 1/3 1/9 1/27 1/243। जीआईसी में आ रखा है ये क्वेश्चन, प्रवक्ता में 2015 में। बताइए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी। ठीक है, जल्दी बताइएगा, 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं मैं आपको। ठीक है, 40 ले लो चलो। ठीक, देखो 27 cos 2x दे रखा है इंटू 81 साइन 2x दे रखा है इसको, है ना। तो इसको हमारे को सॉल्व करना है। अब सॉल्व करना है तो 27 को 3 का क्यूब लिख सकता हूँ, cos 2x है ना, इंटू 3 की पावर 4 साइन 2x। मुझे पता है कि पावर मल्टीप्लाई मतलब बेस मल्टीप्लाई होने पे पावर ऐड हो जाती है, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3 cos 2x प्लस 4 साइन 2x। तो याद रखिएगा, अगर मान लेते हैं a cos थीटा प्लस b साइन थीटा आ गया, है ना, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कभी भी निकालनी होती है तो वो होती है माइनस में अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर। तो इसका आंसर इसका हो जाएगा मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए, तो माइनस में अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का आ गया 5, तो माइनस मतलब 3 की पावर -5 हो गया। तो 3 की पावर -5 1/3 की पावर 5 यानी 1/243। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, डी इसका करेक्ट आंसर बन रहा है। अगर आपने भी यही बनाया तो बहुत बढ़िया। चलिए लास्ट क्वेश्चन है ये, लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा हम एक चैप्टर से लेते हैं, चैप्टर का नाम है फंक्शन, है ना। फंक्शन चैप्टर से हमने ये क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन क्या है, आपसे बोला गया है द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर x माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर 4 प्लस एक्स, अंडर रूट के अंदर 4 माइनस एक्स है, प्लस प्लस प्लस। आपसे पूछा इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी। क्वेश्चन को करने के लिए आपको देते हैं हम टाइम थोड़ा सा, तो टाइम देंगे 1 मिनट का टाइम। 1 मिनट में आपको इसका आंसर निकालना है। अगर आपसे बन जाता है तो बहुत बढ़िया बात, नहीं बनता तो यहाँ पे फोकस करिएगा कि क्या आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, एक आंसर अपने दिमाग में रखिएगा, और याद ये रखिएगा ये लास्ट क्वेश्चन करने के बाद में आपको कमेंट में जरूर बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए, कितना आपने स्कोर करा है। ठीक है, 25 क्वेश्चन हमने टोटल आपको करवाए हैं, 25 में से आपका स्कोर क्या है, क्योंकि 25 क्वेश्चन का हम टारगेट लेके चलेंगे हर बार। ठीक है, तो चलिए आप कभी भी याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, अगर आपको करना है, जैसे सपोज करो एफ एक्स कोई फंक्शन है, बहुत सारे फंक्शन का कॉम्बिनेशन है, जैसे f1x है ना, प्लस या माइनस लग रखा है f2x है ना, f2x प्लस या माइनस लग रखा है f3x है ना, ऐसे बहुत सारे फंक्शन है अपने पास में। तो याद रखिएगा कभी भी आपको डोमेन निकालना होगा, डोमेन ऑफ एफ एक्स, डोमेन ऑफ एफ एक्स कभी भी निकालना होगा। तो एक्चुअल में वो इसका डोमेन, सपोज करो इसका डोमेन D1 है, इंटरसेक्शन इसका डोमेन सपोज करो D2 है, इंटरसेक्शन इसका डोमेन D3 है, ऐसे कर करके इन सबके इंटरसेक्शन के इक्वल होता है। तो अगर मान लेते हैं आपको एंटायर फंक्शन का डोमेन निकालना है, ये फंक्शन क्या है एफ एक्स, इसका अगर डोमेन निकालना तो सबके डोमेन का इंटरसेक्शन आपको करना पड़ेगा। क्लियर। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये पहली चीज तो ये पता होनी चाहिए, दूसरी चीज आपको पता होनी चाहिए वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड क्या होता है, अगर आपके पास में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 है ना, लेस देन क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, लेस देन 0 या लेस देन इक्वल्स टू 0, इसको आपको सॉल्व करना है। तो इसको आप पहले सॉल्व करोगे तो कुछ ऐसा, ये कुछ प्राइम फैक्टर्स वगैरह वगैरह कर के ये कुछ ऐसे बनेगा।
लेस देन इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू पॉसिबल होती है, एक तो माइनस का 1, एक तो माइनस का 4, माइनस का 4 माइनस का 1। तो वेवी कर्व मेथड ये कहता है कि आप क्या करो, सबसे पहले अगर मेरे को पता लगाना है कि इसका सॉल्यूशन कहां से कहां तक लाई करेगा, सबसे पहला सिंबल तो प्लस का लगाना है। उसके बाद इसको जब सॉल्व करा तो इसकी पावर कितनी थी, तो आप बोलेंगे 1। अगर ऑड पावर है, दोबारा से बोल रहा हूं, अगर ऑड पावर है, विषम पावर है, तो सिंबल यहाँ पे चेंज कर दोगे, तो प्लस है तो प्लस का उल्टा माइनस हो जाएगा। लेकिन अगर इवन पावर है तो ये सेम ही सिंबल यहाँ पे उतार देना, ठीक है। उसके बाद x प्लस 4 लिखा हुआ है, तो माइनस 4, मतलब इसको सॉल्व करके आया तो इसकी पावर कितनी, इवन या ऑड, तो आप बोलेंगे 1 पावर है, ऑड है, सिंबल फिर से चेंज कर दो, इसका उल्टा क्या होता है, माइनस का उल्टा प्लस। अब ये देखो कि लेस देन 0 का मतलब होता है नेगेटिव, नेगेटिव कहां पे दिख रहा है, तो नेगेटिव यहाँ पे दिख रहा है, तो इसका मतलब x कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है, ये कर रहा है क्लोज ब्रैकेट -4 से 1 के बीच में बिलोंग कर रहा है, माइनस के। तो ये होता है वेवी कर्व मेथड जो आपको लगाना होता है, इन दोनों की नॉलेज होनी चाहिए आपको। अब इस क्वेश्चन को मेरे को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए देखो कैसे सॉल्व करेंगे। मैं चाहूँ तो इसको, क्योंकि मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, तो मैं सीधा सीधा आपको आंसर बता सकता हूँ, लेकिन अगर आपको चीजें नहीं पता तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, इसलिए मैं पूरा का पूरा बता रहा हूँ। अगर आपको चीजें पता है तो सीधा स्किप करिए, आगे बढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले x माइनस एक्स स्क्वायर ये दे रखा है, इसमें मैं क्या करता हूँ, प्रॉपर्टी लगाता हूँ, x माइनस एक्स स्क्वायर। एक चीज और है, अंडर रूट के अंदर कोई भी चीज होगी तो अगर वो रियल है तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, बाहर निकल के, मतलब आप उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख सकते हो। तो इसको आप ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखोगे पहले, और इसमें से x कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लोगे तो ये हो गया 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस का x कॉमन ले लोगे तो माइनस का ले लो, x माइनस 1 बन जाएगा वो, ठीक है। तो माइनस का x कॉमन ले लो, तो x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इस माइनस को इधर शिफ्ट करूंगा तो इस इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, चेंज होगी तो x इंटू एक्स माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा वेवी कर्व मेथड के हिसाब से। इसमें देखो, इसको 0 के इक्वल रखूंगा तो 0 वैल्यू आएगी, इसको 0 के इक्वल रखूंगा तो 1 वैल्यू आएगी, यानी x की दो वैल्यू आ रही है, एक तो 0 आ रही है और एक 1 आ रही है। इन्फिनिटी लिखूंगा, माइनस का इन्फिनिटी लिखूंगा, प्लस माइनस प्लस ऐसे सिंबल लगाऊंगा, तो लगाया तो इसका x का पहला जो आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है अपना हमारा 0 से 1 के बीच में। ये दूसरा है 4 प्लस एक्स, है ना, ये अंडर रूट में, इसको थोड़ा सॉल्व करूंगा तो 4 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4 आएगा। तो x -4 से बड़ा है तो इसका मतलब x कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, x -4 से इंफिनिटी तक बिलोंग करेगा। नेक्स्ट है 4 माइनस एक्स, ठीक है। तो 4 माइनस एक्स को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करूंगा मैं, तो इसका मतलब ऐसा कुछ आएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे, इसको इधर लेके जाऊंगा तो x लेस देन इक्वल टू 4 आएगा। x 4 से छोटा है, x 4 से छोटा है तो कितना, माइनस इन्फिनिटी से 4 के बीच में हो सकता है ये, ठीक है। ये हमने कर लिया। अभी ये फाइनल आंसर नहीं है, फाइनल आंसर निकालने के लिए देखो ये निकला है हमारे पास में D2 यानी सेकंड डोमेन, फर्स्ट डोमेन और थर्ड डोमेन, इन तीनों का चाहिए मुझे इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन कैसे देखते हैं वो भी बताता हूं आपको। नंबर लाइन लीजिए, एक नंबर लाइन में क्या करिए, आपको जितने भी नंबर यहाँ पे दिख रहे हैं, 4 1 0 जितने भी दिख रहे हैं सारे के सारे लिख दो। तो माइनस इन्फिनिटी लिखो, माइनस का 4 दिख रहा है मेरे को, और 0 दिख रहा है मेरे को, 1 दिख रहा है मेरे को, 4 दिख रहा है मेरे को, इन्फिनिटी दिख रहा है मेरे को, ठीक है। तो ये सारे के सारे नंबर यहाँ पे लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, सारे नंबर को लोकेट करेंगे, सारे नंबर के डोमेन। तो पहला डोमेन था हमारे पास में 0 1, लोकेट कर दिया। दूसरा डोमेन देखो जरा, दूसरा डोमेन हमारे पास में था -4 से इन्फिनिटी, -4 से इन्फिनिटी, ये गया। तीसरा डोमेन मैं अलग अलग कलर से कर रहा हूं देखो आपको, ताकि समझ में आ जाए। तीसरा डोमेन जो है वो क्या है हमारे पास में, तीसरा डोमेन है माइनस इन्फिनिटी से 4, माइनस इन्फिनिटी से 4। इन तीनों कलर का कॉमन पार्ट कौन सा है, तो आप बोलेंगे सर तीनों कलर में कॉमन जो आ रहा है, वो कॉमन पार्ट जो है वो ये वाला पार्ट है जो कॉमन आ रहा है, तीनों में कॉमन है। क्या देख पा रहे हो, इसमें देखो ये वाला कलर भी है, ये वाला कलर भी है, ये वाला कलर भी है, तो तीनों का जो कॉमन पार्ट होगा वो कॉमन पार्ट उठा लेना, यही इसका होता है इंटरसेक्शन। तो कॉमन पार्ट कौन कौन से नंबर के बीच में है, 1 और 0 के बीच में। तो इसका मतलब इसका 0,1 ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात आ रही है समझ में। तो मतलब इसका मतलब डोमेन निकालना होगा एफ का, है ना, एफ का क्या निकालना होगा, डोमेन निकालना होगा, ठीक है। तो कितना निकलेगा, इसका निकलेगा 0,1, इसका आंसर होगा। क्लियर है। तो आई होप ये पूरा का पूरा सीरीज आपको समझ में आई होगी, बढ़िया लगी होगी, ठीक है। नीचे कमेंट जरूर करिएगा कि कैसा लगा कैसा नहीं लगा, और इसी के साथ साथ जो है अपना स्कोर जरूर लिखिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।